इस तरह से एक नैरेटिव फैलाया जाता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। वो इसी आधार पे बना रहे हैं कि भाई मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। वो क्यों और किस रीज़न से की थी, वो अपना छवि जो है साफ करने में लगे हुए हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो 2 बार औरंगजेब के साथ मिलकर उन्होंने साउथ में दूसरे राजाओं पर आक्रमण किया था। संभाजी के बारे में काफ़ी नकारात्मक चीज़ें लिखते, जो राजा बनने के लायक नहीं था। ये गोलवलकर और सावरकर ने उनके बारे में लिखा है। पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए इरादा था शिवाजी महाराज को मारना। शिवाजी का ऐसा कोई इरादा नहीं था। जैसे बाबरी मस्जिद को खोदा गया तो हमें राम मंदिर मिला। तो इसमें वो धर्म देखते नहीं थे, जाति नहीं देखते थे, भाई को भी मारना पड़ता था। एक नौजवान शख्स ने कहा कि दिल लगाओ डाबर का, इतिहास मिटा दो बाबर का। वो भी एक्यूरेट नहीं है। राइट। उसमें भी आधी सच्चाई है और आधे से ज़्यादा झूठ का प्रारंभ है। तुम अपने राज्य में मंदिरों को टूटने मत देना, गाय को कटने मत देना। ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, ऐसा लोग बोलते हैं, सबूत नहीं है उसका। क्या इन सारी चीज़ों से, ख़ास तौर से जो ब्रह्मचारी एक्सपेरिमेंट था, उन सारी चीज़ों से गांधी के लेगेसी पे कुछ फर्क पड़ता है? तो ये बहानेबाजी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि मिलिट्री के जो जूते बनते हैं वो भी गाय की चमड़ी से बनते हैं। कभी आपको फियर होता है या कोई डर होता है कि कोई ये चीज़ें मुझे पहले ज़्यादा मैटर नहीं करती। आदाब, नमस्कार, मैं जीशान साहिब और एक बार फिर से आपका सिविल कास्ट इंडिया के बदलाव एपिसोड में स्वागत है, इस्तकबाल है। बदलाव, जहां बात सिर्फ ओपिनियन की नहीं, रियलिटी की होती है। बदलाव, जहां बात अकाउंटेबिलिटी की होती है और चेंज की होती है। आज का एपिसोड बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सन डॉक्टर राम पुनियानी सर, जो एक इंडियन ऑथर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये आईआईटी बॉम्बे से भी एसोसिएटेड रह चुके हैं। सर जो है वो पीस को फैलाने पर, स्प्रेड करने पर यकीन रखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को प्रमोट करते हैं। सर, आज के बदलाव एपिसोड में आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे आपके पर्सनल जर्नी से। आपका बचपन कैसा रहा और आपके आसपास जो लोग थे, जी, क्या आपको इंस्पिरेशन उनसे मिली या फिर सोसाइटी से मिली या आपके फैमिली बैकग्राउंड से कोई था वहाँ से इंस्पिरेशन मिली? आपके थिंकिंग को शेप करने में सबसे बड़ा रोल किसका है? देखिए सबसे बड़ा रोल तो ऐसा मैं कहूँगा कि जो मेरे एक चाचा थे, वो हिंदी साहित्य की एक परीक्षा दे रहे थे। तो उनको देखा देखी मैंने भी सोचा मैं हिंदी साहित्य को कि वो एग्ज़ाम दूँ। तो एग्ज़ाम देते देते मुझे हिंदी लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट आने लग गया। तो मैं फिर पूरा अपना जो खाली टाइम था वो हिंदी साहित्य के उपन्यास, कहानियाँ ये पढ़ने में लगाता था। और दूसरा उन्हीं के कारण मुझे अखबार पढ़ने का भी एक शौक़ आया। तो वहाँ से फिर जो रुचि पैदा हुई साहित्य में और बाकी चीज़ों में, उसी से मैं पहुँचा फिर जो हमारे आज़ादी के आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे, गांधी, नेहरू, भगत सिंह, इन पर्सनैलिटीज़ के बारे में मैंने पढ़ा, देश की आज़ादी के बारे में मैंने पढ़ा, देश के इतिहास के बारे में पढ़ा। तो वहाँ से मुझे आइडिया शेप होने लग गई कि समाज के बारे में कुछ किया जाना चाहिए और वो मेरे दिमाग में बहुत मजबूत तरीके से बैठ गई। तो सर, आपके पास जो है एमबीबीएस डिग्री भी है और एमडी की डिग्री भी है। ये दोनों प्रेस्टिजियस डिग्रीज हैं, लेकिन आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते थे, एक अच्छी लाइफ जी सकते थे। उसके बावजूद आप संघर्ष की तरफ आए, आप सोसाइटी में जो है भाईचारा फैलाने की तरफ आए। ये आपने कैसे डिसीजन लिया? क्या आग थी वो जो आपको इस तरफ लेकर आई? देखिए ईशान की बचपन से ही मुझे लगता था कि चारों तरफ जो परिस्थिति है, ज़्यादातर तो गरीबी बहुत दिखती थी मुझे घर के आसपास। और मेडिकल कॉलेज में ख़ास तौर से जो गरीबी दिखती थी उसके कारण मुझे प्रेरणा मिली कि जैसे बाकी लोगों ने समाज के लिए योगदान दिया है, मैं भी समाज के लिए कुछ योगदान दूँ। और वो मेरे विचार काफ़ी मजबूत होते गए। ये पूरी पढ़ाई के दौरान जो मेरी उच्च शिक्षा हुई, उसके दौरान ये समांतर रूप से मेरे दिमाग में चलता रहा, जिसके कारण दुनिया की विभिन्न विचारधाराएँ और उनके बारे में भी मैं पढ़ता रहा और ये सोचता रहा कि कैसे
समाज को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। तो शुरू में मैं ट्रेड यूनियन मजदूरों के अधिकार के लिए जो संगठन है उनके साथ जुड़ने की कोशिश करता था नौकरी करते करते। पर बाद में 1992 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो मुझे लगा ये जो कम्युनलिज्म का इश्यू है, सांप्रदायिकता का जो सवाल है, ये देश के लिए सबसे खतरनाक है। क्योंकि कोई भी सामाजिक बदलाव के लिए लोकतंत्र ज़रूरी है। और ये जो सांप्रदायिक राजनीति है, ये लोकतंत्र को ख़त्म करके धर्म के नाम की राजनीति, यहाँ फ़र्क है जी। धर्म और धर्म के नाम की राजनीति के आधार पे समाज में एक ऐसी व्यवस्था लाएगी जिसमें गरीब लोग, अल्पसंख्यक, इनके अधिकार समाप्त हो जाएंगे और लोकतंत्र में एक प्रकार की धीरे धीरे तानाशाही लाई जाएगी। तो वहाँ से मैंने फैसला किया कि अपने जीवन का जितना भाग हो सके मैं इसके लिए दूंगा। और 2004 तक तो मैं आईटी में काम करता रहा, उसी के साथ साथ ये चीज़ों को सोचता रहा, थोड़ा सा योगदान भी करता रहा खाली समय में। पर 2004 के बाद मैंने फिर पूरा समय रिटायरमेंट लेकर पूरा समय इसी में लगाने का निर्णय किया। क्या बात है सर। अभी आपने 1992 की बात की, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन। तो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद भारत को बाबरी मस्जिद ने किस तरह से बदल दिया? देखिए, बाबरी मस्जिद के जो उन्होंने गिराई, उसमें एक बात सामने आ गई कि जो धर्म के नाम की राजनीति है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। क्योंकि इस राजनीति के अंदर जो नकारात्मक पहलू है, समाज को बांटने के पहलू है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने के जो पहलू है, संविधान को जो कमज़ोर करने के पहलू, वो बहुत मजबूत है। खास तौर से संविधान और लोकतंत्र, ये केवल हिंदू मुस्लिम का मामला ना होकर एक व्यापक समस्या है जिसमें लोकतंत्र पीछे जाएगा, संविधान पीछे जाएगा, ऐसी मेरी समझ बनी। तो फिर उसके बारे में मैंने देखा कि वास्तव में 95, 96 जैसे हम आगे जाते गए, लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए पूरी कोशिशें होती रही, अल्पसंख्यकों को बाईपास करने के लिए पूरी कोशिश होती रही। वो चीज़ें 92 से जो मुझे थोड़ा सा लगा था, वो मैंने देखा कि ये वास्तव में मेरी सोच में थोड़ी समझ थी और वो सही निकल रहा था धीरे धीरे। तो मेरी कमिटमेंट, प्रतिबद्धता और मजबूत होती गई। सर यहाँ अगर हम बाबरी मस्जिद को देखें तो यहाँ पर हिस्ट्री और फेथ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ। तो जब हिस्ट्री और फेथ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो हमें किस प्रिंसिपल के आधार पर डिसीजन लेना चाहिए? एविडेंस के बेस पर, या फिर इमोशंस के बेस पर, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बेस पर? देखिए, हिस्ट्री और फेथ के बदले में कहूँगा कि फेथ के नाम की राजनीति, हिस्ट्री जो है उसको भी देखने के अलग अलग तरीके होते हैं। राइट। और जो फेथ पे राजनीति करते हैं वो थोड़ा ट्विस्ट करके हिस्ट्री को समझने में थोड़ा बदलाव ले आते हैं। हिस्ट्री तो वही है और वो खुदाई के बाद भी दिख गई तो वहाँ राम मंदिर का कोई सबूत नहीं निकला, वास्तव में वहाँ तो बुद्ध विहार ही निकला। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई वहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो वास्तव में इसको जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, एक नैरेटिव को कंस्ट्रक्ट किया, राइट। एक वर्णन को कंस्ट्रक्ट बनाया गया और वो लोगों की भावनाओं से उसको जोड़ा गया। क्योंकि भावनात्मक मुद्दे लोगों को जल्दी अपील करते हैं, राइट। उसके आधार पे जो लोग अपना समझ बदलते हैं, समझ बनाते हैं, उसके आधार पे बहुत मजबूत हो जाती है। और कोई भी भावनात्मक मुद्दे हो, जैसे वो राम मंदिर का मुद्दा था, मध्य धर्मांतरण का मुद्दा आया, गाय का मुद्दा आया, लव जिहाद का मुद्दा आया, लैंड जिहाद का मुद्दा है, ये सब भावनाओं से एक का लेना जा रहा है, देना देना है। ये वास्तविक समस्या समाज की नहीं है। पर उसको जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं तो ऐसे ही नोटों पे चलते हैं। यहाँ एक बात और भी कहे जी। कि भारत में जैसे हिंदू धर्म के नाम पे ये सब किया जाता है, पाकिस्तान में आप देखेंगे तो इस्लाम के नाम पे ऐसे ही किया गया। श्रीलंका में कोशिश हुई बुद्ध धर्म के नाम पे करने की, म्यांमार में कोशिश है बुद्ध धर्म के नाम पे करने की, अमेरिका में क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म टाइप एक प्रवृत्ति है, वो बीच बीच में आती रहती है, इतनी मजबूत नहीं थी, कभी आती है, मजबूत हो जाती है और लोगों की राय को थोड़ा अफेक्ट करती है। हाँ सर, जिस तरह से एक नैरेटिव
फैलाया जाता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। तो वो एक सोचने की बात है कि जहाँ जिस देश का जिस मुल्क का पीएम हिंदू है, जहाँ का एचएम होम मिनिस्टर हिंदू है, जहाँ की प्रेसिडेंट हिंदू है, वो उस देश की आवाम जो हिंदू है वो खतरे में कैसे हो सकती है। जबकि जिस वक्त में प्रेसिडेंट मुस्लिम थे उस वक्त में वो खतरे में नहीं थे हिंदू, तो इस वक्त में कैसे हो सकता है। देखिए, ये हिंदू खतरे में ये भी एक वर्णन बनाया गया है। जी। और वो इसी आधार पे बना रहे हैं कि भाई मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, हिंदुओं की पॉपुलेशन थोड़ी परसेंटेज थोड़ा कम हुआ है, उसके आधार पे ये नैरेटिव बना रहे हैं। और ये भी आपको बता दूं कि 700 साल तक यहाँ के जो राजा थे वो मुख्य रूप से मुसलमान राजा थे। दिल्ली सल्तनत थी, फिर मुगल राज्य आया, तो कभी हिंदू खतरे में नहीं था। यहाँ जैसे महात्मा गांधी ने भी इसके बारे में लिखा है कि हिंदू चैन से रहते थे, मुसलमान चैन से रहते थे हिंदू राजाओं के राज्य में। तो ये खतरे का एक नैरेटिव जानबूझ के बनाया जा रहा है। उसमें एक आध इंसिडेंट को ले लेते हैं जी, यहाँ किसी मुसलमान ने कोई गलत काम किया हो, राइट, वो एक्सेप्शन रहता है, उसकी बेसिस पे कहते हैं कि ये सब पूरे समाज पे हो सकता है। अभी जैसे केरला स्टोरी आई, कश्मीर फाइल्स आई, फिर दूसरी फिल्में आई, वो या तो एग्जेजरेट करती है चीज़ों को या चीज़ों का एक पक्ष लेके एक वर्णन को समाज के दिमाग में फैलाने की कोशिश करते हैं। तो जो सामान्य सामाजिक सोच है उसके आधार पे ये नफरत फैलाने की बात करते हैं। और रुख क्योंकि भावनाओं से जुड़ा है तो इसलिए हिंदू खतरे में आप देखिए, आपने सही कहा कि प्रेसिडेंट से लेके तो हमारी सेना, आर्मी चीफ्स, ज़्यादातर हाई एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, और यहाँ तक कि हमारे एक कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। ज़्यादातर राज्यों में, बल्कि किसी राज्य में मुस्लिम चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो ये तो एक झूठा नैरेटिव है जो उनकी राजनीति को मजबूत करने के लिए बनाया जाता है। अभी आपने केरला स्टोरी का जिक्र किया, अभी छावा आई थी, धुरंधर धुरंधर देखी सर आपने। धुरंधर नहीं देखते। धुरंधर में भी सर जो है ये भी प्रोपेगेंडा मूवी ही है। उसमें भी ये बताया जा रहा है कि जो पहले की सरकार थी वो किस तरह से निकम्मी सरकार थी। जी। और फिर उसमें ये भी बताया गया है कि अभी जो हमने नोटबंदी की थी वो क्यों और किस रीज़न से की थी, वो अपना छवि जो है साफ करने में लगे हुए हैं मूवीज़ के ज़रिए। तो मैं ये पूछना चाहूँगा अभी कि जो आप इतने पर्सनल लेवल पर इतने कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस करते हैं, तो कभी आपको फियर होता है या कोई डर होता है कि कोई कहीं से धमकी देखिए, मुझे, मैं उस चीज़ से तो बाहर निकलता जी। पर लोग मुझे धमकियाँ देते थे। पहले तो ईमेल पे बहुत धमकियाँ आती थी, अच्छा। फिर कुछ फ़ोन कॉल भी आए। एक फ़ोन कॉल को मैंने पुलिस को रिपोर्ट किया तो मुझे 2 साल तक पुलिस की सिक्योरिटी भी मिली। पुलिस हर समय सुरक्षा में रहती थी, पर मुझे अंदर से कुछ डर नहीं लगता। तो इस उम्र के इस पड़ाव में ये चीज़ें मुझे पे ज़्यादा मैटर नहीं करती। एक ही चीज़ मैटर करती है कि समाज में सच्चाई को कैसे फैलाना ताकि नफरत कम हो और हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। और सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो आपकी लाइफ में सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ रहा है, वो कौन-सा रहा है? अब देखिए, डिफ़िकल्ट फेज़ तो यही रहा है कि मेरी पर्सनल लाइफ में अगर आप देखें तो डिफ़िकल्ट फेज़ यही रहा है कि जब ये हेट मेल्स आती थी पहले शुरू-शुरू में, तो मैं उससे थोड़ा हिल जाता था। और पर फिर उसकी आदत हो गई, मैंने उसको इग्नोर करना चालू कर दिया। और फिर वो जब धमकी आई तो भी मेरे परिवार, मेरी पत्नी बहुत लाइक डाल गई, पर मेरे अंदर डर नहीं है। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। और उम्र के इस पड़ाव में मुझे किसी बात का मुस्कुरा से डर नहीं लगे। सर मैं वापस से आपको मूवीज़ पर लेकर जाऊँगा जो अभी छावा आई थी और उसमें जिस तरह से संभाजी के कैरेक्टर को बताया गया, जी। तो उसमें और रियलिटी में जो थे संभाजी, उन दोनों में क्या फ़र्क है? फ़िल्मी संभाजी और रियल संभाजी? देखिए, रियल संभाजी महाराज का ये फिल्म तो एक ही वन साइडेड चीज़ बताती है जी। वो 2 बार औरंगज़ेब के साथ मिलकर उन्होंने साउथ में दूसरे राजाओं पर आक्रमण किया था। औरंगज़ेब के साथ वो काम करते थे। राइट। और संभाजी महाराज को शिवाजी महाराज, ये क्योंकि संभाजी बड़े बेटे थे, जी। तो शिवाजी महाराज ने भी सोचा कि उनके बेटे राजा राम को अपने राज्य का ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग दिया जाए।
सावरकर भी संभाजी के बारे में काफ़ी नकारात्मक चीज़ें लिखते। तो ये राजाओं का ये जो था आपस में सावरकर ने क्या लिखा था सर? सावरकर ने उनको काफ़ी वो व्यभिचारी और दुर्गुण से भरा हुआ व्यक्ति जो राजा बनने के लायक नहीं था, ये फूलवलकर और सावरकर ने उनके बारे में लिखा है। तो वो राजा लोग तो अपनी सत्ता के लिए काम करते थे, उसको धर्म से जोड़ना अपने आप में पूरी तौर से गलत था। और आज सावरकर के ही लोग संभाजी को पोर्ट्रेट करके जी उनका फायदा उठा रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं और उनको किसी और तरह से पेश कर रहे हैं लोगों की तरफ। और सर जो शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य था वो प्योरली रिलीजियस बेस पर था या फिर सेल्फ रूलिंग के बेस पर था? देखिए, शिवाजी उस समय हिंद शब्द का इस्तेमाल ये पूरी ज़मीन के लिए था, धर्म के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। वो सेल्फ रूल ऐसा चाहते थे कि जहाँ किसानों का शोषण कम हो और ज़मींदार जो उन पे ज़्यादा शोषण करते हैं उसको रोकने के लिए वो स्वराज बनाना चाहते थे ताकि गरीब किसानों को उससे फ़ायदा हो सके। उसमें धर्म का कोई मामला नहीं था, क्योंकि बाद में शिवाजी महाराज के आपको प्रशासन को देखिए तो उनके सबसे बड़े ऑफिसर काजी हैदर थे, मौलाना हैदर अली। उनकी सेना में 12 सेनापति मुसलमान थे, सिंधी संभल, इब्राहिम गांधी, दौलत खान वगैरह वगैरह। ये उनका कोई हिंदू हिंदू राज्य बनाना ये उनका उद्देश्य नहीं था। और उन्होंने औरंगजेब को एक लेटर में भी लिखा कि हमारी जो सत्ता है वो सत्ता है और धर्म को उससे आपने जोड़ना नहीं चाहिए। जैसे आपके दादाजी अकबर ने सब धर्मों को साथ में लेकर जो राज्य का विकास किया, राज्य के लिए किया, वो एक सही रास्ता है। तो ये उन्होंने औरंगजेब को एक पत्र में भी लिखा और खुद भी वो इसी प्रकार की चीज़ों को नहीं मानते। और सर छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हो रही है तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि कभी उन्होंने हिस्ट्री में पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कभी आदिल शाही या मुगल के साथ अलाइंस किया, काम किया, साथ में नहीं का? देखिए, आदिल शाही और मुगल के साथ जो था वो तो उनका संघर्ष था। संघर्ष क्यों था? क्योंकि शिवाजी के पिताजी कोई राजा तो थे नहीं, शिवाजी ने खुद का साम्राज्य बनाया। साम्राज्य कैसे बनाया? कुछ एरिया आदिल शाही के अंडर में था, कुछ एरिया औरंगजेब के अंदर में था, उन्होंने छीन कर अपना एक राज्य बनाया। तो उनके साथ भी जो संघर्ष हुए उसमें भी धर्म का कोई आधार नहीं था। औरंगजेब के साथ जब लड़ाई हुई फिर राजा जय सिंह आए और उन्होंने वहाँ एक पुरंदर की संधि करके शिवाजी महाराज को दिल्ली ले गए। और ये आदिल शाही की आप बात करते हैं जी, तो उन्होंने अफजल खान को भेजा और अफजल खान के सेक्रेटरी जो थे वो कृष्णा जी भास्कर कुलकर्णी थे। और शिवाजी महाराज के जो जासूस थे उनका नाम रुस्तम जवान था। तो ये फिर क्योंकि शिवाजी महाराज एक बहुत बेहतरीन तरीके से अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, गुरिल्ला वॉरफेयर का उन्होंने इन्वेंशन किया और वो गुरिल्ला वॉरफेयर के कारण काफ़ी किलों पे उन्होंने कब्जा किया। और सबसे पहले उनकी जो लड़ाई हुई थी वो तो चंद्रराव मौर्य से हुई थी जी। चंद्रराव मौर्य जो एक हिंदू राजा था, बाद में महाराष्ट्र के बहुत सारे किले जो दूसरे मौर्य भाइयों के पास थे इन्होंने उनसे जीते और अपने राज्य को मजबूत किया। और सर जब शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात हुई तो ऐसे हमें एकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है कि अफजल खान ने जब शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश की तो सेल्फ डिफेंस ने शिवाजी महाराज ने उन्हें कत्ल कर दिया या उन्हें मार दिया। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन ऐसे भी हैं जो बताते हैं कि ये सस्पिशियस एक्टिविटी थी जो जहाँ पर दोनों तरफ से दोनों राजा तैयार थे एक दूसरे को मारने के लिए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो क्या हमें ऐसा कोई एविडेंस मिलता है कि शिवाजी ने अफजल खान को जानबूझकर धोखा देकर मारा है या किस तरह से उनमें लड़ाई हुई और किस तरह से हुआ? एक्चुअली देखा जाए तो अफजल खान का इरादा था शिवाजी महाराज को मारने का, शिवाजी का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जब अफजल खान ने उन्हें बुलाया बिना हथियार के आइए तो शिवाजी मान गए। और अफजल खान जब शिवाजी आए तो उनके गले को दबाने की कोशिश अफजल खान ने की और अफजल खान शिवाजी महाराज के पास वाघनख था जो रुस्तम जमान ने उनको दिया था, उसके माध्यम से उन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए उसको मारा। तो उसके जवाब में अफजल खान का जो सेक्रेटरी था जी कृष्णा जी भास्कर कुलकर्णी,
उसने शिवाजी को मारने की कोशिश की। तो मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि शिवाजी महाराज भी उनको मारना चाहते थे। शिवाजी महाराज तो मेरे ख्याल से सेल्फ डिफेंस में ही उन्होंने इस प्रकार का काम किया। और सर अगर हम बुद्धिस्ट की तरफ जाएं तो कहा जाता है कि बुद्धिस्ट के बहुत सारे मंदिरों को ब्राह्मणवाद ने चुरा लिया है। तो इसमें हिस्ट्री का क्या एविडेंस मिलता है? देखिए, हिस्ट्री का इसमें बहुत सारा एविडेंस है। अभी भी जो ये हुआ था, बाबरी मस्जिद की खुदाई की, तो उसके नीचे भी बुद्ध विहार मिला। फिर यहाँ का जो आपका सोमनाथ का मंदिर है जी। उसके भी पास में एक एल शेप बुद्धिस्ट 3 मंजिला विहार के अवशेष मिले। और कई ऐसे मंदिर हैं जिनका वर्णन कई लोगों ने किया है कि कोई जगन्नाथ का मंदिर हो या इधर का हो। बहुत सारे पहले बुद्ध विहार थे, क्योंकि बुद्ध धर्म भारत में बहुत फैला हुआ था। और ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया ने पुष्यमित्र शून्य से लेकर शशांक और दूसरे राजाओं ने बुद्ध धर्म को समाप्त करने की कोशिश की, क्योंकि ब्राह्मणवादी मूल्यों को बुद्ध धर्म खत्म करता है। अब ब्राह्मणवाद में क्या है, कर्मकांड है, पूजा पाठ है, गाय की बलि है, ये सब है। जबकि बुद्ध धर्म आडंबरों को नहीं मानता। तो इससे ब्राह्मणों की इनकम कम हो गई। तो उनके जो प्रतिनिधि राजा थे उन्होंने बुद्ध धर्म को समाप्त करने की कोशिश की। ये तो सम्राट अशोक ने अपने जो पहले प्रचारकों को भेजा था जी। साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना, थाईलैंड, ये श्रीलंका, उसके कारण बौद्ध धर्म बसा। नहीं तो यहाँ के जो बौद्ध विहार थे और बौद्ध जो स्थान थे उनको तो ये ब्राह्मणवाद ने पूरी तौर से समाप्त करने की कोशिश की था। ओके। तो मतलब सर आप ये बता रहे हैं कि जैसे बाबरी मस्जिद को खोदा गया तो हमें राम मंदिर मिला, लेकिन बुद्ध विहार में राम मंदिर ही नहीं। मतलब ऐसे क्लेम किया गया। और फिर अगर वहां भी खुदाई की जाए तो बुद्ध विहार हमको वहां मिलेगा। मिला। और सर 1526 की पानीपत की जंग की तरफ अगर पूछा तो वहां पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जंग हुई। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में आए वो बाबर के आने के बाद यहाँ पर आए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इब्राहिम लोदी भी पहले से ही यहाँ थे। तो मुसलमान हिंदुस्तान की तरफ कब आए? क्या बाबर जब आए तब आए या फिर कब से है? देखिए, बाबर तो 14वीं 15वीं शताब्दी में आया जी। 11वीं शताब्दी से यहाँ दिल्ली में सल्तनत का राज था। उसमें इब्राहिम लोदी और बहुत सारे उनके वंशज यहाँ राज कर रहे थे। और बाबर देख रहा था कि भारत में काफ़ी अवसर है, क्योंकि राजाओं की कोई बाउंड्री तो होती नहीं थी। कोई यूनाइटेड नेशंस नहीं था कि भाई आपकी बाउंड्री यहाँ तक है, इधर पैर मत रखना दे। पासपोर्ट वीज़ा का सवाल नहीं था। और बाबर जब भारत की तरफ देख रहा था तो उसको इंसिडेंटली राणा सांगा, जो राजस्थान की राजा थे, उन्होंने पत्र भेजा कि बाब आप आइए और हम मिलकर इब्राहिम लोदी को हराएंगे। अब कारण ऐसा हुआ कि वो बाबर आया और राणा सांगा वहाँ पहुँच नहीं सके। इब्राहिम लोदी के साथ उनकी लड़ाई हुई जिसमें वो जीत गए। बाद में बाबर ने राणा सांगा से भी लड़ाई करके उसको हटा दी। राजाओं का मकसद क्या रहता था? अपने राज्य का विस्तार कर। बिल्कुल। कोई इसमें जो धर्म देखते नहीं थे, जाति नहीं देखते थे, भाई को भी नहीं देखते थे। भाई को भी मारना पड़े तो उसके भाई को भी मारते थे। राइट है सर। अभी बीच में एक वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम पर, एक नौजवान शख्स ने कहा कि तिल लगाओ डाबर का, इतिहास मिटा दो बाबर का। तो इतिहास तो खैर मिटाना नामुमकिन ही है, क्योंकि अगर हम देखें मुग़ल सल्तनत ने क्या क्या हमें दिया है तो उसमें कल्चर भी आता है, लैंग्वेजेस भी आते हैं, उसमें जो है हमारा लाल किला भी आता है, रेड फोर्ट हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं ताजमहल भी आता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो जिस तरह की नफ़रत फैलाई जा रही है लोगों के अंदर, तो ये पर्टिकुलर एक जो मुग़ल सल्तनत है उनके लिए फैलाई जा रही है या फिर किसी पर्टिकुलर इनडायरेक्टली किसी रिलीजन के लिए फैलाई जा रही देखिए, ये ऐसा है कि फैलाई तो जा रही है मुगल बादशाहों के खिलाफ, है? पर बाई टर्न वो इस्लाम से उसको जोड़ दिया जा रहा है कि ये क्रूर थे, आक्रामक थे, मंदिर तोड़ते थे, धर्मांतरण करते थे, क्योंकि वो मुसलमान थे। जबकि ये सब चीज़ों के कारण बहुत अलग है। और सब चीज़ों का जो वर्णन बताया जाता है वो भी एक्यूरेट नहीं है। उसमें भी आधी सच्चाई है और आधे से ज़्यादा झूठ का कारण है। पर उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ना इसका बात नहीं।
और सर क्या है ये कहना गलत होगा कि जो हिंदुस्तान वर्ड है, हिंदुस्तान नाम है, वो मुगल ने दिया था या एक मिसकॉन्सेप्शन में ये? देखिए ये वर्ड जो है, हम्म, अभी आरएसएस के सरसंघचालक भागवत ने भी कहा कि ये शब्द विदेशियों ने दिया है। हम्म, तो ईरान और इराक, वो अरेबिया से जो लोग आते थे, जी। सिंधु नदी क्रॉस करना पड़ता था, हम्म, और सिंधु नदी में जो सिंधु के नाम से उनके भाषा में स के बदले ख का इस्तेमाल जाता है, राइट, तो सिंधु हो गई हिंदू जी। तो यहाँ का पूरे एरिया को वो हिंदू, हिंद इस नाम से कहते थे, और धीरे धीरे हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल हुआ। पर शायद 13वीं शताब्दी में पहली बार ये हिंदुस्तान ये शब्द का प्रयोग यहाँ की ज़मीन के लिए हम लोग के। राइट राइट। और सर जो हम भारत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये भी रीजनल क्लेम है कि भारत लफ्ज़ जो है वो बिजनौर से मिला है भारत को, तो इसका कितना एविडेंस है? देखिए भारत, भरत वंश के राजा थे जी। बिजनौर का तो मैं नहीं जानता, हम्म, पर भरत वंश के राजा थे, और वो काफ़ी उत्तर भारत में प्रभावशाली थे। राइट। तो उनका क्योंकि वर्णन है, तो वही उसी से वहाँ से भारत शब्द आया है। एक राजा के कुल से भारत शब्द आया है। और सर आपने ये बताया था कि बाबर ने हुमायूं को कुछ वसीयत में लिखा था हिंदुस्तान के ताल्लुक से, तो वो क्या था? देखिए ये वसीयत अभी तक नेशनल म्यूजियम दिल्ली में थी जी। ये बाबर नामा का विभाग है जी। तो बाबर अपनी वसीयत में लिखता है कि देखो बेटा, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र करो कि इतनी अच्छी धरती पर राज्य करने का मौका मुझको मिला है। पर याद रखो यहाँ के ज़्यादा लोग हिंदू हैं। तो हिंदू शब्द को उसने स्वीकार किया, और हिंदू लोग ज़्यादातर मंदिरों में पूजा करते हैं, गाय को पवित्र मानते हैं। तुम अपने राज्य में मंदिरों को टूटने मत देना, गाय को कटने मत देना। ये हुमायूं को उसने अपनी वसीयत में लिखा, जो कि बताता है कि भाई इसका धर्म से इतना ही लेना है कि अपनी प्रजा के भावनाओं का आदर करो। बाबर यही बात अपने बेटी हुमायूं को कह रहे हैं। तो बाबर से हुमायूं की तरफ मुगल आई, और हुमायूं से जब अकबर की तरफ, सर अकबर को द ग्रेट क्यों कहा जाता है? क्या वो एक सेक्युलर रूलर थे या फिर वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी? मेरे ख्याल से वो वास्तव में भारत में ग्रेट उन्हीं राजाओं को कहा गया, जैसे अशोका द ग्रेट जी। क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय यहाँ जो धर्म थे, वैदिक धर्म, आजीविकास, जैन धर्म, ये जो सब थे, अशोक ने सबका पूरा पूरा आदर दिया, और अकबर ने इसको प्रोएक्टिवली किया। वैसे बाकी राजा भी उन्होंने किया। बाबर ने देखा कि यहाँ अलग अलग धर्म है, तो अपने दरबार में भी अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में चर्चा रखता था, राइट। कि आपके धर्म की फिलॉसफी क्या है, आपके धर्म की फिलॉसफी क्या है। और वो बराबर महत्व देता था। जैसे उसने सुलह कुल की बात की कि अलग अलग धर्म है तो भी आपको मिलके काम करना चाहिए। और उसने दीन इलाही चलाना चाहा। दीन इलाही का मतलब भी यही था कि धर्म अलग है, पर आप सब एक दूसरे को साथ में लेकर साथ में घुसे। तो सर हम अकबर पे थे कि उनको द ग्रेट क्यों कहा गया? इसीलिए कहा वर्क को ग्रेट कहा गया, क्योंकि उसने सभी धर्मों के लोगों को प्रोएक्टिवली इज्जत दी। राइट। बाकी लोगों ने पैसिवली, वो प्रोएक्टिव और पैसिव का फर्क जो है वही है। वही। जहाँ प्रोएक्टिव है, खुद की तरह सुओ मोटो है, खुद होकर उसने इस बात को देखा कि अलग अलग धर्म है और सब धर्मों का आदर होना चाहिए। बाकी राजाओं ने कि कहे है चलता है, उसके हिसाब से किया। अकबर ने इसको सक्रिय रूप से किया, इसीलिए उसको ग्रेट कहा गया। और सर पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, जब अकबर और हेमचंद के बीच में होती है, तो ऐसे कहा जाता है कि अगर हेमचंद की आंख में तीर न लगा होता तो हिंदुस्तान का इतिहास आज कुछ और होता। तो अब देखिए युद्ध के बारे में तो बहुत सारी अनसर्टनिटी, अनिश्चितता रहती है जी। उसके बारे में इतनी हाइपोथेसिस करना मेरे ख्याल से तो मुश्किल है। और ये देखिए हेमचंद्र भी हो, पर अकबर के मुख्य सेनापति जो थे वो तो राजा मान सिंह थे, और अकबर की सेना में भी बहुत सारे हिंदू थे। तो कैसे इतिहास होता, तो ये तो मैं कहना मुश्किल है। पर बहुत सारे राजपूत ये अकबर के साथ मिले हुए थे, जो हेमचंद्र के साथ, हेमू के साथ नहीं थे। और युद्ध की वो अनिश्चितता के कारण तो समाज एक अलग दिशा में चलते ही रहते हैं। सर हमने बचपन से सुना है
कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, तो इसमें कितनी सच्चाई है? उसमें इतनी सच्चाई है जितना आप कहें कि आज दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं है। अच्छा। अब मुगल राजा जो थे एक के बाद एक, जी। उनका एक मेरे ख्याल से आज की भाषा में कहें एक कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट बन गया था। और जो कारीगर थे वो एक के बाद एक जनरेशन उसके साथ काम करते रहे। जी। और ये हाथ कटवा दिए, ये बात पूरी गलत है। उसका मैंने इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने वो मजदूरों का आदर भी किया, उनको कॉम्पेंसेशन भी दिया बराबर तौर से, आगे के दूसरे स्ट्रक्चर्स में उनको काम में भी आए। तो मुगलों का तो खास अगर जो योगदान रहा है, यहाँ बहुत सारे ऐसे इमारतें हैं, ताजमहल तो सबसे महान है, राइट। पर बाकी बहुत सारी इमारतें हैं जिसमें भी वो हिंदू राजा और मुसलमान राजा और हिंदू कारीगर, राइट। वो उसके बाद भी ताजमहल के बाद भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने राइट। जिसमें कारीगर तो वही थे। उनकी अब पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलता रहा। तो यहाँ से कटवाने की बात बेटाफर है होगा कि भाई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बने, ऐसा लोग बोलते हैं, पर उसमें कोई सबूत नहीं है उसका कि उसने 20,000 लोगों को आके आते जाओ लाइन में तुम्हारे हाथ काटते देने ऐसा ऐसा कुछ नहीं। और सर, अगर हम शाहजहां से औरंगजेब की तरफ आते हैं, तो औरंगजेब ने अपने वालिद, अपने फादर को नजरबंद कर दिया था, तो एक्चुअल रीजन क्या था उसका? देखिए, औरंगजेब एक बहुत चालाक राजा था। उसका राजनीति में बहुत इंटरेस्ट है, सत्ता के विस्तार में बहुत इंटरेस्ट है। उसने अपने भाइयों को भी मरवाया ताकि उसने देखा कि मेरा भाई मुराद शराबी है, ये भाई ये करता है, दारा शिकोह को केवल धर्म में इंटरेस्ट है। और शाहजहां दारा शिकोह के प्रति पार्शल थे कि भाई दारा शिकोह ने मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहिए। और शाहजहां जब बीमार हुए तो इसलिए उसने उनको वहाँ कैद कर लिया, आगरा के किले में उनको कैद कर दिया। और ऐसे उदाहरण बहुत सारे इतिहास में मिलते हैं। शिशुपाल, अजात शत्रु, वो भी कहानी हमें पता है। अशोक का भी पता है जिसने अपने बहुत सारे भाइयों को मरवाया सत्ता में आने के लिए। तो सत्ता में आने के लिए तो ये लोग बहुत कुछ करते हैं। और सर, जहाँ थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है औरंगजेब के ताल्लुक से, तो बताया जाता है कि शाहजहां ने फिजूल खर्ची की थी और ताजमहल बनवाया था। वाइट ताजमहल बनाने में इतने पैसे उसने लगा दिए और वो एक ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहते थे। तो औरंगजेब को ये बात पसंद नहीं थी। इसी वजह से औरंगजेब ने उनको नज़रबंद किया, और नज़रबंद भी ऐसे किया कि दिल्ली में उन्होंने जो एक अच्छा खासा बड़ा उन्होंने एक महल बनवाया था उनके लिए, जहाँ पर वो रहते थे, उसके बाहर उनको निकलना मना था। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि औरंगजेब ने एक बूंद पानी के लिए अपने पिता को तरसा दिया। तो मैंने ये पढ़ा है कि वहाँ उस महल के अंदर वो रहते थे, उसके बाहर जाने की इनको इजाज़त नहीं थी। और औरंगजेब जो है वो खुद पर भी अपने साम्राज्य का पैसा खर्च नहीं करते थे। टोपियाँ सिलकर और जो कुरान की नकल की जाती है वो करके अपना गुजर बसर करते थे। इस तरह का मैंने हिस्ट्री पढ़ा। देखिए, मेरे ख्याल से तो मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, पर उसने शाहजहां को आगरा के किले में कैद, जी जी, जहाँ से बताया जाता है कि ताजमहल दिखाई देता था। राइट। और उसमें ये बात भी सच है कि औरंगजेब शाहजहां की इस नीति से असहमत थी राइट। कि भाई आप ताजमहल पे इतना खर्चा कर रहे हो और दूसरी आपकी वजह औरंगजेब इसकी वफा थी। पर ये उनको कैद करने का और उनकी मृत्यु का ये कारण नहीं है। कैद करने का कारण तो था कि वो सत्ता प्राप्त करके अपने हिसाब से राज्य करना चाहते थे, पर केवल ये फिजूल खर्ची के लिए किया होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। पर ये बात भी सही है कि औरंगजेब खुद पे खर्चा नहीं करता। खुद पे खर्च नहीं है। और वो जैसे उसने कब्र बनाने के लिए उसके लिए भी उसने पैसे जमा कर रखे थे कि भाई मेरे लिए जो कब्र बनेगी वो बिल्कुल सादी बनेगी, कवर नहीं करना, उस पर खर्चा नहीं करना। ये पैसा जो किताब कुरान लिखने से आया है जी, वो पैसे से जितना होता है वो पैसे से होगा। ये बात सच है। आपकी नॉलेज में सर, मुगल सल्तनत में जितने शहंशाह राजा गुजरे हैं उन सब में अच्छा कौन था? अच्छा तो निश्चित रूप से अकबर था। अकबर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अकबर ने जो अपनी प्रजा थी
उनके धर्मों का आदर किया, ये बहुत बड़ी बात। किया और सती की रस्म भी उन्होंने बंद करवाई। सती की रस्म को भी उन्होंने, खैर पूरी बंद तो नहीं हो पाई, पर उन्होंने इस तरफ भी काम करने की कोशिश की। और तीर्थ सर यात्रा। सती की रस्म क्या होती है, अगर आप बताना चाहें? सती की रस्म ये होती है कि ये हिंदू परंपरा में जब पति मर जाता है तो पत्नी भी उसके साथ जलाई जाती है। कई कहते हैं वो खुद होके करती थी, पर ज़्यादातर तो ये है कि उसको कुछ नशीली चीज़ें खिला के ज़बरदस्ती उसको ज़्यादा। तो इसलिए अकबर ने इस बात को शुरू किया, पर फिर भी पूरी बंद नहीं हुई। तो बाद में जाके राजा राममोहन राय ने उसके लिए अंग्रेज़ों से मिलकर कानून बनवाया कि सती की प्रथा ये अपराध है और उसके लिए सज़ा दी जाए। तो अकबर का मुख्य कंट्रीब्यूशन तो यही रहा कि उन्होंने जैसे तीर्थ यात्राओं पर टैक्स था वो निकाल दिया, जजिया को निकाल दिया, और हिंदुओं के जो रीति रिवाज हैं उसको पूरी तौर से पाला। और उनके दरबार में ये सब चलता था, धार्मिक डिस्कशन और दूसरों का आदर। और जो अभी टीपू सुल्तान पर कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है, आपकी नॉलेज में कैसे राजत है? देखिए, टीपू सुल्तान को मैं दूसरे राजाओं से थोड़ा अलग देखता हूँ। इसलिए देखता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो अंग्रेज़ों की सत्ता का डर ये समझ गए थे। उन्होंने महाराष्ट्र के पटवर्धन को और निज़ाम को कहा कि भाई हमारी आपस की जो लड़ाई है हम निपट लेंगे, पर अंग्रेज़ों के खिलाफ हमको एक हो जाना चाहिए। क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ उनका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, फिर फोर्थ वॉर हुआ, और थर्ड वॉर में तो खैर मराठा लोग अंग्रेज़ों के साथ थे, निज़ाम भी अंग्रेज़ों के साथ था, और फोर्थ वॉर में टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से बढ़ते हुए मारे गए। सो टीपू सुल्तान की एक खासियत ये है। दूसरी बात यह है कि उनके ऊपर एक सरफराज शेख की किताब आई है, हमारे शोलापुर के दोस्त हैं, और उसमें वो बताते हैं कि टीपू सुल्तान के लिए एक मैनिफेस्टो लिखा था कि मैं अपनी प्रजा का पालक हूँ और उनका जो भी धर्म हो उनकी पूरी रक्षा करना ये मेरा कर्तव्य है। तो इस आधार पे उन्होंने लोगों को साथ में लेके चला। सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उनके जो दरबार था उसमें उनका सबसे बड़ा एडवाइज़र खूरनैया था, और 4 बड़े ऐसे हिंदू ऑफिसर थे जो उनका फिनेंस, अकाउंटिंग, दूसरी चीज़ें देखते थे। टीपू सुल्तान के समय भी मैसूर में दशहरे का त्यौहार 10 दिन के लिए मनाया जाता था। टीपू सुल्तान ने एक बार थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में जब मराठा सेनाओं ने श्रीरंगपट्टनम का मंदिर तोड़ दिया, तो टीपू सुल्तान ने माँ शारदा की मूर्ति को वहाँ पर स्थापित किया और मंदिर की रिपेयर कराई। शंकराचार्य जी वहाँ से भाग गए, तो उन्होंने शंकराचार्य जी को पत्र लिखे, जगत गुरु कह के संबोधित किया कि भाई आप आ जाइए, आपको मैं पूरी सुरक्षा और सब साधन मुहैया करा। तो ये उनका नीति थी, वो धर्म से ऊपर थे, ब्रिटिशों के खिलाफ थे। आज मैंने सुना किसी ने मुझे मेल लिखा कि नासा के ऑफिस में ये टीपू सुल्तान का फोटो लगा है, क्योंकि वो रॉकेट टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहते थे। और एपीजे अब्दुल कलाम की किताब विंग्स ऑफ फायर में टीपू सुल्तान का उल्लेख है कि रॉकेट टेक्नोलॉजी का भारत में विकास करने में टीपू सुल्तान अलग थे। तो वो एक खास राजा थे उसमें तो। और एक बात और, सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सेना बनी, तो उनका जो निशान क्या था वो टीपू सुल्तान वाला था। टीपू सुल्तान की फौज का जो निशान था टाइगर का, क्या बात वो ही उन्होंने अडॉप्ट किया। सर, और मैंने ये भी सुना था कि टीपू सुल्तान ने मालकोटे के मंदिर को 12 हाथी भी दान किए थे उस वक्त। देखिए, हिंदू परंपरा से जुड़ी हुई चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल सहेज के रखा। और ये जो हाथी आपने डोनेट करने की बात की, बिल्कुल सच है, क्योंकि वो शंकराचार्य को मानते थे। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए प्रजा के बीच में कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू हो या मुसलमान, सबको मैं तो इसी में ये आता है मंदिर को हाथी डोनेट करना। और टीपू सुल्तान की जो रिंग थी सर, रिंग के ताल्लुक से मैं चाहूँगा कि उनकी रिंग पे लिखा हुआ था राव। या ये भी एक मजेदार बात है। अभी 11 साल पहले ही उसका लंदन के ऑक्शन हाउस में कुछ 150 करोड़ का जो है किसी को बेचा गया ऑक्शन में, राइट? सही। सर, जो कुंभ का मेला होता है जी।
कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये मेरे लिए तो कहना मुश्किल है। आई डोंट नो, जिसको ज़्यादा इतिहास मुझे पता नहीं है। पर उनके मोले मेले का आश्चर्य ये है कि इसका कोई अभी तक कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता था। लोगों तक फिर भी ये बात पहुंचती थी कि फला फला तारीख को यहाँ इस बार ये कुंभ है, इस बार वो कुंभ है। क्योंकि कुंभ इलाहाबाद में और नासिक में ये बराबर 4 साल के इंटरवल पे होता है। राइट। और ये एक हिंदुओं का एक महासम्मेलन है। ये मेरे ख्याल से काफ़ी एक महत्वपूर्ण चीज़ है और ये लोगों के, हिंदुओं के मन में ये बसा हुआ है। यानी कोई ढिढोरा नहीं पीटता कि कुंभ इस दिन को है, यहाँ है। वो आपस में वर्ड ऑफ माउथ जिसको कहते हैं, उससे बराबर लोगों तक पहुंच जाता है और लोग भी उसमें श्रद्धा रखते हैं और वो बराबर पहुंचता है। राइट राइट राइट। सर, अगर हम हिटलर की तरफ जाते हैं तो कहा जाता है कि हिटलर जो है हिंदुस्तान के लोगों को फांसा पसंद नहीं करता। वो देखिए, हिटलर का तो एक नस्लवादी था। वैसे भारत में भी आर्य नस्ल के लोग गए और आर्य नस्ल का ही एक भाग गया जो जर्मनी में ये और यूरोप में फैला। पर हिटलर का जो तरीका था वो हिंदुस्तानियों को भी निश्चित नज़र से देखता था और जो अश्वेत ब्लैक्स थे जी। उनको और भी नीची नज़र से देखता था। मेरे ख्याल से 1936 में जो जर्मनी में ओलंपिक्स हुआ जी। उसमें एक अश्वेत ब्लैक वो रनिंग रेस में सबसे फर्स्ट आया। ओके। तो हिटलर को उससे काफ़ी तकलीफ हुई। तो उसने कहा हमारा आर्य वंश श्रेष्ठ है और ये वंश के लोग ओलंपिक्स में इतने मेडल्स ले जा रहे हैं। ये उसका तरीका था क्योंकि वो नस्लवादी था जी। संकीर्ण सोच थी, व्यापक सोच पे इसको कुछ लेना देना नहीं था। सर, जूइश को उसने मरवाया था कितना, 60 लैक्स, कितने, 50-60 लैक्स? मेरे ख्याल से 1 करोड़ 20 लाख है। 60 लाख तो गैस चेम्बर में मारे गए और 60 लाख बाकी तरीके से उसने उनको खत्म किया। उसका मेन रीजन क्या था सर भवानी? मेन रीज़न ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया। जर्मनी को ज़्यादा कॉलोनीज पे कब्जा नहीं मिला। उसमें यूरोप के जो देश थे वो कॉलोनीज पे कब्जा करके विस्तार करना चाहते थे। तो जर्मनी में जर्मनी को ज़्यादा मिला नहीं, तो उसने इसका पूरा ब्लेम यहूदियों पे डाला। यहूदियों को टारगेट किया, जैसे मैं उसमें यही दूंगा जैसे भारत में आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो वो फिर जो उसने यहूदियों के खिलाफ जो नफरत फैलाने का काम किया, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। उनकी दुकानें बंद कराओ, उनके नौकरियों से उनको निकालो, उनको फिर अलग तरीके से उनका कत्लेआम कराओ। ये उसने किया और बहुत बड़े पैमाने पे किया। बाद में तो मुझे शर्म आती है कि वैज्ञानिकों ने ये तरीका निकाला कि कम खर्च में कितने ज़्यादा लोगों को मरवा सकते हैं। गैस चेम्बर कैसे आए? गैस चेम्बर पर भी बहुत एक दुर्भाग्य की बात है कि मानव समाज में इतनी गंदगी अभी भी है, अलग अलग तरीके से दिखती है। तो ये भी इतिहास के बहुत उन पन्नों में दर्ज की जाएगी जो मानव इतिहास का बहुत एक काला अध्याय है। और सर, अगर हम प्री इंडिपेंडेंस में जाते हैं तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वजह से इंडिया को जितना नुकसान झेलना पड़ा, जितना डैमेज हुआ है, कहा जाता है कि हिस्ट्री की बुक में उसको अंडर एस्टिमेट किया गया। देखिए, भारत का मुख्य दुर्भाग्य आज़ादी के आंदोलन के दौरान डिवाइड एंड रूल की नीति रही है। एक तरफ से अंग्रेज़ों ने हिंदू मुसलमान के बीच में खाई डालने की कोशिश की, खासतौर से 1857 के बाद ज़्यादा, क्योंकि 1857 में बहादुर शाह जफर है, मंगल पांडे है, झांसी की रानी है, तात्या साहब टोपे है, सब मिलकर अंग्रेज़ों का खिलाफ लड़। तो उन्होंने जो इतिहास का लेखन करवाया उसमें राजा को उसके धर्म के साथ जोड़ दिया और राजा को धर्म के साथ जोड़ा तो फिर वो राजा का धर्म और आज के मुसलमान, वो राजा का धर्म और आज के हिंदू, इस प्रकार की नफरत पैदा की गई। अब ये भारत का अच्छा पार्ट ये रहा कि कॉलोनियल पीरियड में जो हमारा आज़ादी का आंदोलन था उसमें सांप्रदायिक ताकतें कहीं नहीं थी और महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, इनके प्रयत्नों से सब लोगों में, हिंदू मुसलमानों में एकता आई। मुसलमानों को विश्वास आया ये हमारा लीडर है, गांधी हमारा बापू है जी और नेहरू हमारा लीडर है। ऐसी जो उनको भावना आई वो एक बहुत बड़ा पॉइंट था। पर उसी के हिसाब से जो मुस्लिम सांप्रदायिकता मुस्लिम लीग के रूप में आई,
हिंदू सांप्रदायिकता, हिंदू महासभा आरएसएस के रूप में आए। उन्होंने काफ़ी समाज में नफरत फैलाई। नफरत फैलाने के कारण दंगे करवाए जा सकते हैं। दंगे करवाए जा सकते हैं तो समाज की प्रगति पीछे हट जाती है। तो सर मतलब ये हमें समझना होगा कि जिस तरह तालों ने डिवाइड एंड रूल खेला है, गोरों ने खेला है, उस तरह अभी काले खेल रहे हैं हमारे साथ। सही बात है। ये एक्चुअली भारत के पहले आज़ादी मिलने के बाद 50 साल तक तो इनका ज़्यादा अस्तित्व, ताकत उतनी नहीं थी। ये पनप रहे थे, अपने आप को विकसित कर रहे थे, समाज में घुस रहे थे, नफरत डाल रहे थे। और 80 के दशक के बाद इनकी ताकत बढ़नी चालू हो रही। खासतौर से शाह बानो केस का जिस प्रकार से इन्होंने प्रोपेगेंडा किया नहीं, और उसके बाद राम मंदिर के नाम पे जो आंदोलन चलाया, धीरे धीरे सत्ता में आते गए। 1996 में मेरे पास 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पहली बार बनी, फिर दूसरी बार बनी, फिर तीसरी बार बनी, और 2014 के बाद तो पूरी मेजॉरिटी में उस सत्ता में आ गया। और उनका मुख्य तो कारण वही मुसलमान और क्रिश्चियंस, इनको टारगेट करना ही है। सर ये देश जितना गांधी का है उतना ही कलाम का है, जितना भगत सिंह का है उतना ही अशफाकुल्ला खान का है। लेकिन जब हम सेलिब्रेट करते हैं फ्रीडम फाइटर्स को, तो जो मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं उस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया जाता है जिस तरह से हम हिंदू फ्रीडम फाइटर्स को करते हैं। सही है ये बात, पर हिंदू फ्रीडम फाइटर्स भी आजकल तो उनके खिलाफ भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। ये एक नए लोग आ गए हैं यहाँ पर। नए लोग, नया भारत है। नया भारत है। इसमें गांधी पीछे हो रहे, घोर से सामने हट रहे। और अभी जैसे सावरकर को महत्व दिया जा रहा है, वो तो अंग्रेज़ों के साथ काम करते थे, अंग्रेज़ों से पेंशन भी पाते थे। तो वो बात सही है आपकी कि जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए, खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए, बहादुर शाह जफर हो गए, बेगम इज्जत महल वगैरह। बेगा, इनको इतना सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। पर आपको एक बात बता दूं, अभी कुछ लोग, अभी मैं पिछले 2 हफ्ते पहले ही दिल्ली में गया था खान अब्दुल गफ्फार खान की इसके सेलिब्रेशन के लिए। क्या 2 साल से मैं जा रहा हूँ बहादुर शाह जफर की सेलिब्रेशन की, 2 साल से मैं खुद जा रहा हूँ। तो कुछ लोग अभी इनको याद कर रहे हैं, और उनको, पर फिर भी आपकी बात सही है कि उनको उतना स्थान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। सर वो बापू, वो महात्मा गांधी जिसको दुनिया जानती है, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जब गांधी पर फिल्म बनी तो वो लोग जाने कि गांधी कौन था। अब ये खुद वो नहीं जानते थे, क्योंकि उनका विकास तो अलग जगह पे हुआ। वो गांधी को कहाँ से जानेंगे। हम लोग तो बचपन से ही आज़ादी को, भारत को गांधी के समकक्ष देखते हैं। और मैं कहूँगा गांधी इतने लोकप्रिय थे इसीलिए तो वो फिल्म बनी। उल्टा है, समीकरण उल्टा है। गांधी इतने लोकप्रिय थे, आज दुनिया में मेरे ख्याल से 50 से ऊपर, दुनिया में 50 से ऊपर गांधी स्टडी के डिपार्टमेंट्स हैं। 50 से ऊपर उनके पुतले जगह अलग देशों में लगे हुए हैं। तो भारत की मुख्य पहचान विदेशों में आज भी गांधी से है, और वो फिल्म के पहले से शुरू हो रही थी। ये बताइए, मार्टिन लूथर किंग जी और साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, ये किसकी प्रेरणा से आ गया है? गांधी की प्रेरणा से। दोनों एक्नॉलेज करते हैं कि हमने गांधी से सीखा। मार्टिन लूथर किंग तो कहते हैं कि मैं इंडिया आया था, एक जगह गांधी का स्टॉल लगा था, गांधी की किताबें मैंने खरीदी और पढ़ी तो मुझे रोशनी मिली। नेल्सन मंडेला वो भी यही कहते हैं कि गांधी के कारण मुझे पूरा ज्ञान मिला। ये मुझे ये जो बोलते हैं, मुझे लगता है इसमें कोई सच्चाई नहीं। भारत गांधी जी पहले से बहुत जान जाते। मतलब गांधी देर से नहीं पहुंचे, आप गांधी तक देर से पहुंच रहे हैं। ऐसा कहा जा सकता है। देखिए सर, गांधी को जो है हम महात्मा के रूप में देखते हैं, लेकिन उस प्री इंडिपेंडेंस पे ऐसे भी कुछ हालात हुए जैसे कास्ट सिस्टम को लेकर, उसके बाद ब्रह्मचारी एक्सपेरिमेंट को लेकर, उसके बाद और कुछ कंट्रोवर्सीज हुई पॉलिटिकल। क्या इन सारी चीज़ों से, ख़ास तौर से जो ब्रह्मचारी एक्सपेरिमेंट था, उन सारी चीज़ों से गांधी के लेगेसी पे कुछ फर्क पड़ता है? सवाल उठाए जा सकते हैं। आपने कहीं पे कहा था कि गांधी को थोड़ा कसूरवार भी कहा जा सकता है। क्या कहा गांधी कसूरवार। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैंने कहा पर गांधी की हर एक चीज़ को
लेना कोई ज़रूरी नहीं। जरूरी नहीं। और सरदार पटेल को भी उनकी जो सेक्स के एक्सपेरिमेंट से उसमें ज़्यादा कोई रुचि नहीं थी जी। पर मैं कई बार गहराई से अगर सोचूं तो आप खुद पे कितना नियंत्रण रख सकते हैं, ये उसका एग्जाम्पल है। जी। अभी गांधी जी के प्रपोक्टर परपोते तुषार गांधी का वैकेंसी की थी और वीडियो देखा, तो उसमें बताते हैं कि वो गांधी के सेक्स एक्सपेरिमेंट्स को भी लोगों ने गलत बताया। वो कोई ऐसे कोई कपड़े खोल के नहीं सोते थे और कोई बंद कमरे में नहीं सोते थे। वो किस तरह का होता था? वो भाई आश्रम है, हम्म। खुला हुआ है, वो उनकी जो आश्रम की महिला है उनके बाजू में लेटी है और वो भी लेटे हैं, और वो अपना नियंत्रण मैं कितना रख सकता हूँ उसमें अभी मैं सोच, क्योंकि पहले मैंने भी ज़्यादा सोचा नहीं था, लाइक पर ये सेल्फ कंट्रोल की जो एक चीज़ होती है कि आप अपने आप पे कितना नियंत्रण रख सकते हैं, ये उस बात का उदाहरण है। और दूसरा कास्ट सिस्टम पे तो गांधी जी जब राजनीति में आए तो एक बात पे आए कि अंग्रेज हम पे अन्याय कर रहे हैं, इसका खिलाफ इसका उनका मुकाबला कर रहे हैं। उस समय उन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में उतना नहीं सोचा, और 1932 में जब अम्बेडकर के साथ पुनः पैक्ट किया तो उसके बाद उन्होंने सोचा। और आपको बताऊं कि 2 साल तक वो सक्रिय राजनीति से दूर रहे। क्या किया? गांव गांव जाके दलितों को मंदिर प्रवेश करवाया नहीं, गांव गांव जाके उनको पीने के पानी के वाहन ले गए। तो गांधी जी के कास्ट के बारे में कल्पना थी, वो सभी से नए विचार लेते थे। अब आपको बताऊं, नेहरू जी के उनके बहुत मतभेद थे, पर फिर भी उन्होंने नेहरू जी को अपना उत्तराधिकारी बोला, क्योंकि बहुत सारी जी अम्बेडकर से उनके काफ़ी इस बात पे मतभेद थे। और फिर भी उन्होंने कहा कि अम्बेडकर ने जिस प्रकार की बातें कही, जिस प्रकार की पीड़ा इस समाज में सही है, वो उसको हमको एड्रेस करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अम्बेडकर को नॉमिनेट किया, उन्होंने इंश्योर किया कि गांधी अम्बेडकर कैबिनेट में है, उन्होंने इंश्योर किया कि अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष है। तो ये गांधी का एक, इसीलिए उनकी महानता है। पर ये चीज़ों में अगर हम गहराई से नहीं भी सोचते, उनके सत्य के प्रयोग या सेक्स के बारे में गहराई से न भी सोचे, तो भी उनके जीवन में कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है। और दूसरी बात देखिए, जिसको सेक्स के बारे में कुछ करना हो, छिपाना हो, तो अपनी किताब में लिखे रहते हो। राइट है, राइट है। और मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में सबसे इतनी ऑटोबायोग्राफीज हैं, गांधी के बस समकक्ष कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं है। जितनी सच्चाई से वो अपने आप को परखते हैं, एक एक चीज़ को खुला करके देखते हैं, रखते हैं, कुछ नहीं छुपाते। ये सबसे बड़ी चीज़ तो जो लोग छुपाते हैं वो सेक्सुअल लाइफ होती है, और सेक्सुअल लाइफ को सबसे सामने रख देते हैं। नहीं, उनके कुछ गलत इरादे होते तो उस वक्त को तो छुपाते। सो उनका पब्लिक लाइफ पर, इसलिए उनका मेरा जीवन ही मेरा उद्देश्य, मेरा जीवन ही मेरा गाइडेंस है। और कास्ट वाली चीज़ों को लेकर सर कहा जाता है कि जो बाल गंगाधर तिलक के अंतिम संस्कार में भी गांधी जी को शामिल होने से रोका जा रहा था। क्योंकि गांधी जी तो बनिया कास्ट के थे ही, और ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के ब्राह्मणवादी मूलों से काफ़ी प्रभावित थे, खुद भी एक उच्च कोटि के ये थे। तो कांग्रेस के तो बड़े लीडर वो भी थे। तो कहा जाता है कि अगर गांधी जी चाहते तो पार्टीशन को रोक सकते थे, तो इसमें कितनी सच्चाई है, या ये भी एक पॉलिटिकल ब्लेम गेम है? देखिए, गांधी जी चाहते तो गांधी, मैं दूसरी भाषा में कहूँ, गांधी जी कोई भगवान नहीं था। हाँ। और पार्टीशन के जो मुख्य कारण थे, तो उसमें मुस्लिम लीग का रोल, हिंदू महासभा आरएसएस का रोल, और सबसे ऊपर ब्रिटिश का रोल। जी, ब्रिटिश का रोल भी बहुत बड़ा था। और उस समय जो हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, ये सब जो भेदभाव के कारण गांधी जी के लिए तो असहनीय थे कि ऐसा हमारे समाज में क्या हो सकता है। तो वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से काफ़ी दूर हो गए थे। नेहरू ने और पटेल ने, जो इंटरिम गवर्नमेंट में थे, उन्होंने अनुभव किया कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर काम करना असंभव है, समाज का कोई बदलाव होगा नहीं, तो उससे अच्छा पार्टीशन हो जाए तो होने दो। और वो भी माउंटबेटन प्लान लाए। पार्टीशन के प्लान को माउंटबेटन प्लान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लॉर्ड माउंटबेटन तैयारी करके आए थे कि देश को बांटना है। मैं एक और कारण बताता हूँ आपको। उस समय दुनिया में दो पक्ष बहुत बड़े थे। एक
कैपिटलिस्ट पूंजीवादी जी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, और दूसरा समाजवादी रशिया, चाइना तो उभर रहा था, और मेन तरीके से रशिया। तो ब्रिटिश का ये भी सोचना था कि अगर हम भारत को आज़ादी दे देंगे तो भारत की जो लीडरशिप में है ज़्यादा लोग तो समाजवादी है। नेहरू को देखिए, सुभाष चंद्र बोस को देखिए, जयप्रकाश नारायण को देखिए, लोहिया जी को देखिए, ये सब तो समाजवादी है। तो ये ज़्यादातर रशिया के पक्ष में जाएंगे। तो ये एरिया में हमारे इंटरेस्ट का क्या होगा? राइट। इसलिए उन्होंने भी पार्टीशन किया, और उनका कैलकुलेशन सही निकला कि वो पाकिस्तान जो बना, पाकिस्तान में उन्होंने अपना बेस बनाया, मिलिट्री बेस बनाया, इकोनॉमिक बेस बनाया, ये सब इसके आधार पर चल। और सर अगर हम सावरकर की तरफ जाते हैं तो एक तरफ वो लोग हैं जो उनको रिवॉल्यूशनरी हीरो बताते हैं, दूसरी तरफ जो है सावरकर पर मर्सी पिटीशन, हिंदुत्व आइडियोलॉजी और गांधी असैसिनेशन का भी उन पर इल्ज़ाम आता है, एलिगेशन है। तो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री एविडेंस है, सावरकर की लेगेसी को किस तरह से बैलेंस करते? देखिए, दोनों बातों में थोड़ी सच्चाई है। पहली बात की सच्चाई ऐसी है कि सावरकर को मैं दो पार्ट में देखता हूँ। पार्ट वन में वो एंटी ब्रिटिश रिवोल्यूशनरी थी। लंदन में रह के उन्होंने वहाँ के ब्रिटिश ऑफिसर का मर्डर करवाने में उनका हाथ था, भारत में हथियार भेजने का हाथ था, और वो अंडमान जेल में उनको 2 लाइफ सेंटेंसेस में सच। दूसरे भाग में ये है कि उन्होंने मर्सी पिटीशंस लिखी और अंग्रेज़ों को प्रॉमिस किया कि मैं आपके साथ मिलकर काम करूँ। काम तो अंग्रेज़ों से पेंशन पाते थे 60 रुपये महीने की, और बाद में उन्होंने जो किया, अंग्रेज़ों की पूरी पूरी जो पॉलिसीज़ को उन्होंने हेल्प किया। और जैसे आप देखिए, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज बना के ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे, सावरकर ब्रिटिश फौज को मजबूत कर रहे हैं। तो दोनों बातों में सच्चाई है। और दूसरी बात जो है कि भाई उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, वो बहुत एक क्रिटिकल टाइम पे दिया, जिस समय भारत में इतने परिवर्तन चल रहे थे। तो सावरकर जैसा एक व्यक्ति ब्रिटिश पॉलिसी के साथ जुड़ गया, तो वो पक्ष देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सर जब जलियांवाला बाग में खून की नदियां बह रही थी तो लोग जो है ज़्यादातर जो बुरा भला या गालियां देते हैं वो जनरल डायर जो था उसको देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चाहूँगा कि आप बताएं कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी, जो सिपाही थे, क्या वो अंग्रेज थे या हिंदुस्तानी थे? देखिए, ज़्यादातर ये जो जनरल डायर को मैं ज़्यादा दोष दूंगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति फौज में जाता है वो खुद का दिमाग लगाने के लिए फ्री नहीं रहता। उसको केवल ऊपर का जो ऑर्डर आया है उसको इम्प्लीमेंट करना रहता है, उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। उसका ब्रेन वॉश, आर्मी में सबसे बड़ा काम होता है रिक्रूट्स का ब्रेन वॉश करना। और वो ब्रेन वॉश जब कर देते हैं तो वो इस विद्रोह को सत्ता के खिलाफ देखते हैं, समाज के खिलाफ देखते हैं। तो वो तो एक रोबोट तरीके रहते हैं। रोबोट से राइट। जनरल डायर था जिसने फैसला लिया कि इनको गोली चलाओ, जनरल डायर को ही दोष दी। मतलब इस तरफ भी हिंदुस्तानी ही थे और उस तरफ भी हिंदुस्तानी लोग ही थे। Right. पर जो जनरल डायर के साथ हिंदुस्तानी थे वो ब्रिटिश माइंडसेट के थे। Right. तो सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा की क्या मिस्ट्री? ये देखिए, सुभाष चंद्र बोस से लोग इतना मोहब्बत करते थे कहा कि वो ये मानने से इनकार करते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए फिर वो, भाई वो जिंदा थे और गुमनामी बाबा वगैरह, इसमें कोई, मुझे लगता है कोई इसमें सच्चाई नहीं है। वो एरोप्लेन एक्सीडेंट में मारे गए। और आप देखिए 1945 में जब उनकी मृत्यु हुई, जैसा मैं उस बात को मानता हूँ, उनकी एज क्या रही होगी आप सोचिए। उनकी एज नेहरू से 10 साल कम थे। राइट। तो नेहरू 1969 79 में पैदा हुए, कोई 89 में पैदा हुए होंगे। तो 45 में क्या एज होगी उनकी? 56 ईयर्स। 56 ईयर्स में अगर उनकी डेथ हुई तो बाद में यहाँ आकर वो सक्रिय कैसे रह सके? कैसे रह सकते थे? वो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और सर लाल बहादुर शास्त्री, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो किसी दूसरे मुल्क की ग्राउंड पर उनकी डेथ हो जाती है,
तो क्या वो डेथ जो थी वो वाकई नेचुरल थी या फिर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं की गई यहाँ हिंदुस्तान के लोगों से? देखिए, लाल बहादुर शास्त्री की उस पे ताशकंद फाइल्स नाम की फिल्म आई है। जी। मुझे पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, पर वो एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ थी। और उनकी हत्या की गई या उनकी नेचुरल डेथ हुई, वो मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसे मैंने ज़्यादा डिटेल्स में इसमें नहीं गया। और सर अगर हम हिस्ट्री को ले जाते हैं कोलकाता की तरफ, तो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे बताया जाता है कि कुछ 10,000 लोग तकरीबन मारे गए थे। क्या जी। हुआ था एक्चुअली देखिए, डायरेक्ट मुझे एक्शन? मेरे ख्याल से ये मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा अपराध था। और जब जिन्ना की बात मानने से इंटरिम गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी मांग तो 1940 से ही वो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। और जब इस मांग को इंटरिम गवर्नमेंट ने और बाकी लोगों ने इनकार कर दिया, तब उन्होंने डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया। तो उसके लिए तो मैं पूरी तौर से मुस्लिम लीग को जिम्मेदार ठहराता हूँ। पर वो बात वहीं नहीं रुकी। ग्रेट कैलकाटा की किलिंग्स के बाद दूसरा भी वहाँ दंगे हुए, जिसमें मुसलमानों को टारगेट किया गया। बाद में फिर हिंदुओं को। एक बार ये पागलपन की प्रक्रिया चालू हो जाए तो लोग फिर धर्म के नाम पे कुछ भी करने को तैयार रहती है। तो 1946 भी एक बहुत बड़ा धब्बा है जो जिन्ना के पॉकेट कर दिया। प्री इंडिपेंडेंस या उसके आसपास मैंने कहीं सुना कि उस वक्त में गांधी थे बैठे हुए, नेहरू थे, और पटेल साहब ने लिखा कि अगर हिंदुस्तान में खालिस्तान बनाने की बात की जाए या फिर पाकिस्तान बनाने की बात की जाए, या अगर इसको डिवाइड करके कोई और राष्ट्र बनाने की बात की जाए, या सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाए, तो हर वो व्यक्ति देशद्रोह होगा। तो आज जो अगर हम देखते हैं, तो मोहन भागवत जैसे लोग या फिर ऐसे लोग जो उनका साथ देते हैं, जो आरएसएस की तरफ हैं, क्या हम हर उस व्यक्ति को देशद्रोह मान सकते हैं जो हिंदुस्तान को हिंदुत्वा बनाने की सोच रहे एक्चुअली सरदार पटेल साहब ने तो आरएसएस को बैन नहीं किया था। हैं? और उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना ये एक पागलपन है। अब वो पागलपन है तो कितना देश के खिलाफ जाता है, वो तो हम देख ही रहे हैं। संविधान को बिल्कुल अंडरमाइन किया जा रहा है, डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है। और जो हमारा संविधान का मूल्य है, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, वो भी ख़त्म किया जा रहा है। मुख्य बात तो यही है ना, संविधान के सबसे मूल्यों में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी की तो आज कोई जगह नहीं। फ्रेटर्निटी, बंधुत्व अगर नहीं है तो अल्पसंख्यक समाज की लिबर्टी कहाँ है? और लिबर्टी फिर इक्वालिटी कहाँ है भाई? क्योंकि अम्बेडकर जी ने ये भी कहा था कि फ्रेटर्निटी ये जो है, ये बाकी मूल्यों का आधार है। अगर देश में बंधुत्व नहीं होगा तो बाकी कुछ रह नहीं सकता है। और आरएसएस वगैरह का सबसे बड़ा टारगेट ये बंधुत्व को ख़त्म करना है। मनुस्मृति को प्रमोट करना और बंधुत्व को ख़त्म करना, ये दो उनके मुख्य टारगेट्स हैं। टारगेट्स। सर, आरएसएस का गांधी असैसिनेशन में ऑपरेशनल रोल था या फिर आइडियोलॉजिकल रोल था? मुख्य रूप से तो जो सरदार पटेल ने भी कहा, उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा का रेडिकल विंग गांधी जी की हत्या के लिए जिम्मेदार था। और उन्होंने ये भी लिखा कि आरएसएस ने जिस प्रकार से नफरत फैलाई, उसी के कारण हमें महात्मा गांधी को खोना पड़ा। ये सरदार पटेल ने लिखा था। और जो बोरसे था, शुरू में उसकी जो ट्रेनिंग थी वो आरएसएस से जुड़ा हुआ था, आरएसएस की शाखाओं में जुड़ा था। 1938 में वो हिंदू महासभा उसने ज्वाइन की। आरएसएस का बैकग्राउंड था, हिंदू महासभा में वो गया। यहाँ फिर उसकी ये असैसिनेशन का प्लान करना है। और सर जो गांधी के हत्या के बाद जो है, इन लोगों को जो हिंदू में के जो ये ग्रुप था, ये जो हिंदुइज्म का ये वाला ग्रुप था, तो इसे तो बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे ये मेन स्ट्रीम में कैसे आ रहा? देखिए, आरएसएस को पहले तो बैन किया गया था, बाद में धीरे धीरे उनकी निगोसिएशन में सरकार से कुछ मध्यस्थों के साथ, तो सरकार ने कुछ कंडीशन रखी कि आप संविधान बनाइए और जो भी आरएसएस में आता है उसका रिकॉर्ड रखिए, और आप सिर्फ कल्चरल काम करेंगे, पॉलिटिकल काम नहीं करेंगे।
इस आधार पे आरएसएस का बैन हटाया गया। और उसको कितना पालन हुआ वो तो कोई जानता नहीं है, क्योंकि वो जो कल्चरल काम कहते हैं उसमें पॉलिटिकल ज़्यादा है और कल्चर का। सर, अगर हम इंदिरा गांधी के एरा में जाते हैं जब इमरजेंसी लगा था, तो 1 साल 9 महीने तक इमरजेंसी चला। राइट। तो क्या उस टाइम पे ऐसा फील हो गया था कि अब तो पूरा कंट्री जो है बस एक पार्टी के अंदर में ही आ गया है, मतलब उसको पूरा कंट्रोल कर लिया गया है? क्योंकि 1 साल 9 महीना काफी टाइम होता है। हाँ, 1 साल 9 महीना काफ़ी टाइम होता है। और उस समय बहुत लोगों को इम्प्रिजन भी किया गया था। कई आरएसएस के लोग थे, कई लेफ्टिस्ट थे। और उसमें जो मुख्य रूप से बात हुई, उस समय कांग्रेस का बहुत प्रभुत्व था, उसमें कोई बात नहीं है। पर इमरजेंसी के कारण कांग्रेस का रेपुटेशन ख़त्म हो गया, और इसलिए इमरजेंसी के बाद जो भी चुनाव हुए उसमें कांग्रेस बुरी तरह से हारी और जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार खुद को बैलेंस नहीं कर पाई। मुख्य कारण ये था कि उसमें जो आरएसएस के एलिमेंट थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और रविंद्र वर्मा, तो लोगों ने आवाज़ उठाई कि भाई पार्टी के जनता पार्टी के अंदर ही राजनारायण और दूसरे समाजवादी ने कहा, या तो आप आरएसएस के साथ रहो या हमारे साथ। आरएसएस आप छोड़ दो, आरएसएस तो हम छोड़ नहीं सकते। तो इसके आधार पे जनता पार्टी टूट गई। उस टाइम पे आपकी क्या एज रही होगी सर इमरजेंसी के टाइम पर? इमरजेंसी के टाइम पर मैं था 28। 28। कुछ याद है आपको क्या माहौल था उस टाइम में? हाँ, देखिए माहौल तो ऐसा पूरा, और जैसे क्योंकि अखबारों में ज़्यादा नहीं आता था और ज़्यादातर तो शांतता थी। जो भी प्रोटेस्ट चल रहे थे अंडरग्राउंड चल रहे थे, तो उसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं रहा। लोगों में चर्चा होती थी कि इमरजेंसी डेमोक्रेसी के खिलाफ है, और बहुत सक्रिय प्रदर्शन हुए ऐसा नहीं है। और दिल्ली में जो वो तर्कमैन गेट के पास और वो जो झुग्गी झोपड़ियों को इन्होंने किया था, हाँ, एक जो बात मुझे याद आ रही है कि ज़बरदस्ती वैसे कौमी कराने का बहुत रेस हुआ था, और वो मुसलमान तबकों के बीच में कराया गया। बाकी लोगों को भी कहा गया कि आप कराओ, तो आपको सरकार एक इंक्रीमेंट ज़्यादा देगी। जैसा नौकरी, किसी को राइफल का लाइसेंस लेना था तो पहले वैसेक्टोमी का सर्टिफिकेट चाहिए ना, नसबंदी का। नसबंदी का। तो ऐसी चीज़ें मुझे याद है। सर, बहुत सारे ह्यूमर्स हैं कि जो संजय गांधी की डेथ हुई उसके पीछे कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी का हाथ था, तो इसका क्या एविडेंस मिलता है हिस्ट्री में? मुझे तो नहीं लगता इसका कोई एविडेंस है। मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं, मैंने इसमें ज़्यादा स्टडी भी नहीं किया। पर ये है कि संजय गांधी उस समय कांग्रेस को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था। शुरू में तो इंदिरा गांधी ने अलाउ किया, पर बाद में वो भी परेशान थी कि जिस प्रकार से संजय गांधी इंटरफियर कर रहा था सरकार के मामलों में, और सीनियर लीडर्स को वो थोड़ा ह्यूमिलिएट कर रहा था, इज्जत नहीं दे रहा था, वो बात थी। पर इसके आगे क्या है वो मैं नहीं बता। सोवियत ब्लॉक से भी अच्छे रिलेशन थे इंदिरा गांधी के। बिल्कुल, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। सर, मैं वापस से अगर इमरजेंसी की तरफ जाऊं, तो अगर इंदिरा गांधी उस टाइम पर वो सरकार चाहती कि इलेक्शन ना हो, तो क्या ऐसा हो सकता था कि उसके बाद से इलेक्शन होने चाहिए बंद हो जाता? नहीं, देखिए, इंदिरा गांधी अंदर से एक डेमोक्रेट थी, और दुनिया में जो आलोचना आ रही थी वो उसके लिए सेंसिटिव थी। तो इसके लिए उसने इमरजेंसी परमानेंट रहेगी और मैं परमानेंट प्राइम मिनिस्टर रहूँगी, ऐसा उसका कोई सपना नहीं था। तो इसलिए उसने इमरजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में और देश के अंदर जो थोड़ा अखबारों में इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म आ रहा था, इनडायरेक्ट, तो उसके कारण उन्होंने इमरजेंसी को हटाया। और सर, अगर हम आज के टाइम में आते हैं, तो जो हिंदुइज्म में माना जाता है कि गाय हमारी माता है, तो ये माता का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखिए, शुरू में जैसे भारत में वैदिक ब्राह्मणवाद की, और प्राचीन काल में गाय की बलि भी देते थे जी। और पवित्र भी मानते थे। तो बाद में जब बुद्ध धर्म आया तो भगवान गौतम बुद्ध ने ही इसको गाय की हत्या को, गाय की बलि को गलत बताया। और उन्होंने बहुत बोला कि भाई ये
जानवरों की इस प्रकार से हत्या बलि देना गलत है, क्योंकि उन्होंने बड़ा एक प्रकार से आंदोलन ही चलाया। कई ब्राह्मण कई लोगों को रोका जो बहुत सारी गायों को बलि देने के लिए जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि बौद्ध धर्म जब फैला तो ये नहीं था। तो ब्राह्मणवाद जब वापस आया तो उसने गाय को ही अपने प्रतीक के रूप में रखा, क्योंकि उनको लगा कि पहले हम गाय वाय का करते थे, उससे बुद्ध धर्म आया और हमारा उससे वो एक कारण हो सकता है। तो वहाँ उन्होंने गाय को ना, ये मेरे ख्याल से 7वीं शताब्दी से गाय हमारी माता है वाला चला। और जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी इसको देखते हैं कि हिंदू राष्ट्रवादियों ने इसको बहुत करा है। और जो अभी हमने बयान सुना था बीजेपी के आइंस्टाइन सुधांशु द्विवेदी ने जो दी थी कि जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो बॉस डोरस है, बॉस इंडिकस है, ये सारी चीज़ें जो बताया जा रहा था। तो आप हमने उस टाइम पे ये भी देखा कि जो अनुराग ठाकुर हैं उन्होंने जो बेल्ट पहना हुआ है वो किसी बछड़े से बनाया हुआ है, कि राइट, बीएल का जो बेल्ट था। तो ये जो जूलॉजिकल नाम वो बॉस इंडिकस और बॉस ये बता रहे थे, तो क्या ये इस सच्चाई है इसमें कुछ? इसमें देखिए, अब आपने कुछ किया जो गलत है तो उसको छुपाने के लिए तो आप कोशिश करेंगे। इवन एक बड़ा मज़ेदार बात है, अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका में लेक्चर्स देने गए तो मामा जैसे बीफ खाते थे, तो बोलते थे क्या प्रॉब्लम है, ये इंडियन गाय थोड़ी है। तो अब ये इंडियन अमेरिकन गाय कहाँ से आ गई भाई? गाय तो गाय है। और कोई लोग कोई पहचान करके खाते नहीं है कि भाई ये इंडिकस है, ये दूसरी है। गाय मतलब गाय हमारी इकोनॉमी का एक पार्ट है। राइट राइट। तो ये बहानेबाजी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और आपको ये बता दूं कि मिलिट्री के जो जूते बनते हैं वो भी गाय की चमड़ी से बनते हैं। वो बनने वाले बेहतरीन, ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। सर अभी तेलंगाना में रिसेंट एक वीडियो आई है, जो बीजेपी के एमएलए है राजा सिंह, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि 10 पटुओं को अब भी मैं काट सकता हूँ, इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। और मैं डेली जिम इसलिए करता हूँ ताकि मरते मरते मैं उनको मार कर मरूँ। तो ऐसे लोग जो कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, उन पर एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन एक स्टूडेंट, उमर खालिद जैसा स्टूडेंट हो, या फिर एक साइंटिस्ट जो सोनम वांगचुक जैसे हो, उनको फौरन ही एक्शन लेकर उनको जेल के अंदर बंद किया दिया जाता है। क्या लगता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ कागज पर रह गई है और रियलिटी में नहीं बची? देखिए, डेमोक्रेसी का जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ भी धर्म के नाम की राजनीति बढ़ती है डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। और ऑटोक्रेसी जिसमें तानाशाही होती है वो एक प्रकार की तानाशाही बढ़ती है। तो आज हम उसी परिस्थिति को देख रहे हैं कि जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनको लगता है सरकार तो अपनी है, और हेट स्पीच के खिलाफ कानून भी है, हेट स्पीच के खिलाफ सज़ा का प्रावधान भी है। पर इनको जो हेट स्पीच फैलाते हैं हमको पता है अपने सरकार अपनी है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो ये उस आधार पे इतनी भयंकर नफरत फैलाने वाली बातें करते हैं। और इसमें ख़ास तौर से आपने देखा होगा कि धर्म संसद वगैरह में बहुत सारे साधु और ये और वो सब आते थी। वो तो आजकल कह रहे हैं कि तलवार उठाओ, तलवार से ही हमारा बचाव होगा। सेल्फ डिफेंस के नाम पर वो हथियारों की बात कर रहे हैं। और एक तरफ क्या हिंदू धर्म की अहिंसा की बातें हैं, गांधी जी की अहिंसा की बातें हैं, उसको बिल्कुल बाईपास करके इस प्रकार की नफरत की बातें फैला रहे हैं। तो राजा सिंह एक उदाहरण है, ऐसे बहुत उदाहरण आपको मिलेंगे। जब प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर लोग कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, उनको उनकी आवाज़ से पहचानो, कपड़ों से पहचानो, तो फिर नफरत तो फैलेगी समाज में। तो राजा सिंह उससे एक कदम आगे जाके बिल्कुल फैलाते हैं, क्योंकि नफरत एक ऐसा कैंसर है जो एक बार आया तो फिर फैलते ही जाता है। फैलता ही चला जाता है, राइट। सर यूजीसी लॉ अगर एप्लीकेबल हो जाता पूरी तरह से, तो किन लोगों का बेनिफिट था, किन लोगों को लॉस था? मेरे ख्याल से जो आजकल शेड्यूल कास्ट और से ओबीसी को नीची नज़र से देखते हैं जी। ये उनके प्रोटेक्शन के लिए था। क्योंकि अभी भी उच्च एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने इनको नीची नज़र से देखा जाता है।
इनके बारे में अपमानजनक बातें कही जाती है, वो पायल कर रही हो या रोहित वेमुला हो या दर्शन सोलंकी हो। दर्शन सोलंकी का मैंने पढ़ा था, वो क्लास में कंप्यूटर के बारे में कुछ पूछता था, तो बाकी लड़के उस पर हंसते थे। और पायल तड़वी डॉक्टर थी, उसके सुपीरियर्स उसको उसके कास्ट के कारण उसका अपमान करते थे कि ये, तो ऐसी चीज़ें बंद करने के लिए वो यूजीसी का था। और ये जो सवर्ण लोग हैं जिस प्रकार की नफरत की बातें फैलाते हैं, उनको चलना है अपने रास्ते पे, इन लोगों का अपमान करना है, तो दलित ओबीसी का फ़ायदा होता। और सवर्ण लोगों का जो एक मज़ा लेते हैं इसमें, इनको अपमान करने में, इन पे थोड़ी सी बंदिश आ सकती थी। एक्सट्रीम फाइल अभी हम देख रहे हैं जो पूरी दुनिया में एक्सपोज किया जा रहा है। लगता है कि जो पावरफुल लोग हैं, जिनके पास पैसा भी है पावर भी है दोनों है, वो अकाउंटेबिलिटी से बच सकते हैं। देखिए, ये जो पूंजीवाद है, हम्म। अब हमारे लोकतंत्र की परिभाषा देखिए, इक्वालिटी। अब इक्वालिटी में क्या आएगा? धर्म आएगा, जाति आएगी, लिंग आएगी और आर्थिक परिस्थिति भी आएगी। पूंजीवाद में आर्थिक समानता की तो कोई बात ही नहीं है। राइट। आज देश के 1% लोग के पास 40% से ऊपर संपत्ति है। बॉटम के 50-60% के पास 10% की प्रॉपर्टी है। आर्थिक असमानता बढ़ रही है। और पूंजीवाद में ये होता है कि सबसे बड़ा पावर पैसे के पास होता है। तो अमेरिका में मुझे पहले लगता था कि पूंजीवाद भी होते हुए भी लोकतांत्रिक मूल्य ज़्यादा मजबूत हैं, और अभी तक कितने सालों से ये चला पाए हैं। मतलब पूंजीवाद का ही प्रभाव है कि पैसे से आप कानून को खरीद सकते हैं, कि पैसे से आप ये सब कर सकते हैं। सर, ये जो एक्सट्रीम फाइल जिस जैसा हुआ है, क्या हिस्ट्री में भी इसका कोई एग्जाम्पल मिलता है हमको लेकर? मुझे लगता है नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए हिटलर ने वो गैस चैम्बर में लोगों को मरवाया, पर इस प्रकार से ये छोटी उम्र की लड़कियों के साथ इस प्रकार का अपराध उतने बड़े पैमाने को और इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से हुआ होगा, मेरी नज़र में तो नहीं आता। और हिस्ट्री में ये सबसे गंदा अध्याय है। सर, अगर हम देखें तो काबिल जो है हाबिल को मारता है, भाई भाई से लड़ता है। हम अपने मुल्क में देखें तो हिंदुस्तान जो है वो अंग्रेज़ों से लड़ रहे हैं, फिर बाद में अंग्रेज़ चले गए तो हिंदू को मुस्लिमों से लड़ाया जा रहा है। अगर मुस्लिम ख़त्म हो जाते हैं हिंदुस्तान से, तो फिर हिंदू को किससे लड़ाया जाएगा? वो जो अभी आप गुजरात मॉडल वगैरह का बात कर रहे थे। जी जी जी, इसके लिए हमको पाकिस्तान जाना पड़ेगा इस उदाहरण को देखने के लिए। पाकिस्तान में पहले हिंदू और क्रिश्चियंस के खिलाफ नफरत फैलाई गई जी। फिर अहमदिया, कादियानी, शिया, इनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। तो मुसलमानों के साथ साथ दलित भी यहाँ के टारगेट हैं, राइट। आदिवासी भी यहाँ के टारगेट हैं, और स्त्रियां हैं ही दुर्गम दर्जे पे, उन पे भी बंधन लाना ज़्यादा तेज हो जाएगा। और ये सांप्रदायिक राजनीति का एक तरीका ही है। और सर, अभी हमने जस्ट देखा है कि जो वंदे मातरम गीत है उसे भी ऑफिशियली उसका आ चुका है कि अब वो अगर ऑफिशियल फंक्शंस होगा तो उसके पूरे 6 स्टैंजास गाए जाएंगे। तो उसके क्या डिसएडवांटेज देखने को इन फ्यूचर मिल सकते हैं? देखिए, फ्यूचर में तो ऐसी बात है कि ये जब वंदे मातरम का आया था, तो वंदे मातरम एक स्लोगन के रूप में जो आज़ादी के दीवाने थे वो इसका नाम लेके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते थे यहाँ पे। और जो सरकार आज है उसके पूर्वज, उस विचारधारा के लोग कभी ब्रिटिश से लड़े नहीं, कभी उन्होंने वंदे मातरम का इस्तेमाल किया ही नहीं। एक दूसरा, वंदे मातरम का इस्तेमाल आजकल लोग इसलिए करना चाहते हैं कि वंदे मातरम में पूरी तौर से एक हिंदू इमेजरी है, राइट। हिंदू देवी देवताओं की बात है, जो बाकी धर्म के लोगों को स्वीकृत नहीं होगी। तो इसीलिए वो अपना हिंदू राष्ट्र की यात्रा में इसको समाज पे लादना चाहते हैं। आज़ादी के आंदोलन में इस पर डिबेट हुआ था, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि इसके पहले 2 स्टैंजास हैं वो ठीक है, पर बाद में पूरा हिंदू इमेजरी है, हिंदू कल्पना है,
वो तो देवी देवता हैं, तो उसको हमने नहीं राष्ट्र गीत के रूप में नहीं रखना है। और यही बात सबने स्वीकार की। सरदार पटेल हो, नेहरू हो, गांधी हो, ये कांग्रेस सेंट्रल कमेटी वगैरह ने सबने यही बात स्वीकार की थी कि ऐसा होना चाहिए। पर इनको हिंदू राष्ट्र के रास्ते में जाना है, तो इसलिए वो इस प्रकार का एक खेल खेल रहे हैं। ठीक है। और सर जो अभी हमने रिसेंटली देखा एआई से रिलेटेड, एआई समिट में जो चीज़ें देखी गई गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेकर, एमपी है संबित पात्रा बीजेपी के, वो कहते हैं कि जो गाय का गोबर है वो डायमंड से ज़्यादा, हीरे से ज़्यादा महंगा है, कीमती है। तो ऐसे लोगों को कॉन्वोकेशन डे पर स्पीच के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी इनवाइट करती है, तो हम एआई समिट में उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी। जब भी धर्म के नाम की राजनीति बढ़ती है, राइट। तो वैज्ञानिक सोच को पीछे हटा लेती है और जो प्राचीन चीज़ें हैं उसके आधार पर समाज को ले जाना चाहती है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी होती थी, बाद में कहा था जेनेटिक साइंस था, रॉकेट था, और ये क्या आपका पुष्पक विमान था। राइट। ये सब काल्पनिक चीज़ों को विज्ञान का दर्जा दिया जा रहा है। ये विचारधारा का भाग है। बिल्कुल। संबित पात्रा जी उसमें कुछ अलग नहीं है, वो उसी विचारधारा से चलते हैं। क्योंकि साइंस में क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ का आविष्कार करते हैं, उसका एक सॉलिड प्रूफ चाहिए। आपने आविष्कार किया, मैंने आविष्कार किया, मेरे आविष्कार को आप गलत भी साबित कर सकते हैं, उससे विज्ञान आगे जाता है। बिल्कुल। आप जब मुझे गलत साबित करते, आप मेरा विरोध नहीं कर रहे, आप विज्ञान को ऊपर ले जा रहे हैं, क्योंकि आप सब चीज़ें सबूतों के आधार पर करते हैं। और धर्म के नाम की राजनीति में श्रद्धा, अंधश्रद्धा, उसका ज़्यादा स्थान होता है। अब गौ हमारी मात्रा है। एक अहमदाबाद में एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कहा गाय के यूनिट में सोना होता है, सोना होता है। पता नहीं इसलिए सोना ऊपर चढ़ रहा है जैसे बिजली वाली, उस सोने का भाव महंगा हो रहा है। तो ये चीज़ें, वैसे जैसे काऊ के यूनिट पे आज सरकार बहुत खर्चा कर रही है रिसर्च पे। राइट। हमारी लेबोरेटरी में टेस्टिंग होती है उसकी, कोई भी चीज़ आप देखिए। तो ये चीज़ें गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मैंने पढ़ा था, सुना था कि उसके स्टूडेंट्स को बीजेपी के सपोर्ट के धरना में प्रदर्शन में भेजा जाता था। राइट। और तो वो सरकार से करीब है, अब धंधा करना नहीं है, रिसर्च करना नहीं है, पढ़ाना ठीक से है नहीं, पैसे की वसूली हो रही, डिग्री दे दो, लोग आगे जाके करते रहें काम। और जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ अच्छा काम हो रहा है उसको दबाओ, लोग उस पर फ्रीडम सोच रहे हैं। जेएनयू का कल्चर आप देखो, वास्तविक में एक बहुत आइडियल एजुकेशनल एटमॉस्फेयर था। ये बहुत अच्छे तरीके का था। उसमें क्या थी, आप टीचर हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, आपने कुछ बात कही, मैं आपको रोक सकता हूँ, सर ये ऐसा नहीं है, मैं सवाल पूछूंगा, टीचर सोचेगा, जवाब देगा, फिर बोलेगा यार मेरे को भी पूरा आ नहीं रहा, मैं कल बताऊंगा। मतलब उसमें टीचर का अपमान नहीं है, उसकी ह्यूमिलिटी है। राइट। कि ज्ञान कभी भी पूरा नहीं हो सकता, सीखने सिखाने का। सीखने सिखाने का माध्यम है। और जेएनयू टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आता था अभी तक, अभी उसकी हत्या की जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इसी प्रकार का था। तो इसमें प्रोफेसर एस इरफान हबीब ने एक बहुत अच्छी बात की, आप जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशंस को अगर ख़त्म करेंगे तो क्या रह जाएगा, आपके पास गलगोटिया रह जाएगा, जो जिसमें ज्ञान की कोई जगह नहीं है और बाकी सब चीज़ें चलती हैं। और सर पार्लियामेंट सेशन में जब 50-60 साल पहले की बात होती है, बीजेपी जब मुद्दा उठाती है इमरजेंसी का, बीजेपी जब मुद्दा उठाती है नेहरू का, तो जो हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला वो कुछ नहीं कहता है। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने जब 6-7 साल पहले डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा उठाया तो उन्होंने रोक दिया कि ये 6-7 साल पहले की बात है, आप वर्तमान की बात कीजिए। तो एक भेदभाव क्यों है? एक स्पीकर को कैसा होना चाहिए? एक स्पीकर को अपनी पार्टी छोड़ देना चाहिए, पार्टी से ऊपर उठ के निष्पक्षता के रूप में कानून लगाना चाहिए। पर ओम बिरला बीजेपी के लीडर अभी भी बने हुए हैं, बीजेपी के लीडर के रूप में वो बिहेव कर रहे हैं। राइट। वो निष्पक्ष स्पीकर के रूप में वो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए पार्टी का भला जिसमें है वो बात पे
वो चर्चा करने देते हैं। पार्टी को एम्बेरसिंग लग रहा है, उसमें कुछ अनकम डिस्कम्फर्ट है, तो उस चीज़ों को छोड़ देती है। सर आप पार्टी से स्पीकर को क्यों लेते हैं, ये सिस्टम क्यों बना हुआ है? वो तो खैर जो मेजॉरिटी पार्टी आती है उसकी सत्ता पूरी उसी की रहती है, और हमारा जो सिस्टम है मेजॉरिटी को चलता है, तो उसमें भी शायद आपका सुझाव ऐसा हो सकता है कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन किया जाए। स्पीकर कोई 4 महीने के लिए, कोई 2 महीने के लिए, कोई 1 महीने के लिए पार्टी की स्ट्रेंथ के हिसाब से रखा जाए, राइट। तो हो सकता है इसमें सुधार की गुंजाइश है। सर हमने पहले देखा कि रशिया में पुतिन ने अपोजिशन को या जेल में डलवा दिया या मरवा दिया, तो वहाँ अब इलेक्शन नहीं होता है। फिर अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो वहाँ भी इमरान खान को अंदर डलवा दिया गया जेल में, उसके बाद वहाँ इलेक्शन हुआ और फिर अपोजिशन जो थी वो जीत गई। उसके बाद अगर हम लोग बांग्लादेश की तरफ देखते हैं तो शेख हसीना ने भी यही किया, जो अपोजिशन थे उनको जेल में डलवाया या फिर उनके साथ जो भी इश्यूज क्रिएट किए और फिर वहाँ भी इलेक्शन वो जीत गई। हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि शिवसेना के 2 टुकड़े करवाए गए और उसका जो निशान था वो भी छीन लिया गया। उसके बाद जो एनसीपी है उसके भी 2 टुकड़े करवाए गए, वहाँ भी इशू क्रिएट किया गया। तो हम आने वाले कुछ 10 सालों में या 15 सालों में या फिर जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा प्राइम मिनिस्टर पीएम का, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके बाद इलेक्शन होना बंद हो जाए या फिर यहाँ सिर्फ बीजेपी का राज चले। देखिए अभी तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जहाँ तक मेरा अध्ययन है 2024 के चुनाव में बीजेपी हार रही थी। 78 सीटों पर मैनिपुलेशन किया गया। ये परकला प्रभाकर और तीसरा से तलवाड़, इन लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन करवाया उसमें से निकलता है। तो अभी क्या है, बीजेपी के पास पैसा है, मैन पावर है, मैनिपुलेशन करते हैं, और अभी उनका इलेक्शन कमीशन उनकी जेब में है, तो इसलिए सत्ता बदलेगी क्या, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सर हमारा अगला सेगमेंट है, हमने ऑडियंस में से क्वेश्चन ये किया था कि ऑडियंस से क्वेश्चन लेंगे, तो हमें एक क्वेश्चन आया है। तो साजिद खान है, उसने एक क्वेश्चन भेजा है। उसने कहा कि क्लास 9th और 10th और दूसरी स्टैंडर्ड की हिस्ट्री बुक में मुगल किंग्स को सिर्फ क्रूल, एरोगेंट और एनिमीज के रूप में दिखाया जाता है। उनके अच्छे काम को, उनकी सिंपल लाइफ का जिक्र नहीं किया जाता और इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि लोगों के दिल में दूसरे मुस्लिम लोगों के लिए नफरत पैदा हो। तो बताइए हमें, जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो कितनी हद तक सही है, या फिर हम सही हिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या निकल रहे जी, अच्छा सवाल है, इस पर हमने पूरी चर्चा की अभी, हैं? और ये चीज़ पाकिस्तान में हो चुकी है। जी। पाकिस्तान की किताबों से हिंदू पीरियड को, हिंदू लोगों को गायब कर दिया है, और इसलिए आज पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ नफरत बहुत बढ़ गई है। यहाँ पर कि ये जो आज कर रहे हैं उसका उद्देश्य यही है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत और बढ़े, और जो भी धर्म के नाम पे राजनीति आती है वो कभी भी इम्पार्शल नहीं होती। वो धर्म के नाम की राजनीति एक ही धर्म के राजाओं को, एक ही धर्म के आधार पर इतिहास को बताती है, और ये उसका एक उद्देश्य इसलिए रहता है कि ताकि कुछ धर्म के खिलाफ जितनी ज़्यादा नफरत होगी उतनी ज़्यादा हिंसा करवा सकते, जितनी ज़्यादा हिंसा होगी उतना ज़्यादा पावर में आ सकते, बिल्कुल लोगों को उतना डरा सकते। तो ये उसी की दिशा में एक और कदम है कि हिस्ट्री में से जो मुगलों का मुगल राजा, मुसलमान राजा, उनका जो सकारात्मक पहलू था उसको साइड में करके केवल उनको क्रूर और आक्रामक बता के ये करना। अब उसमें ये नहीं बताएंगे कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उसमें 2 हिंदू थे। ये नहीं बताएंगे कि अकबर का मुख्य जो प्रधान सेनापति था वो एक हिंदू था। ये नहीं बताएंगे कि पूर्णिया का ये टीपू सुल्तान का सबसे बड़ा एडवाइज़र एक हिंदू था। ये नहीं बताएंगे कि शिवाजी महाराज की सेना में बहुत सारे मुस्लिम थे। ये नहीं बताएंगे कि शिवाजी महाराज ने एक मस्जिद भी बनवाई थी। तो ये जो एक सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी है, चुन के इतिहास बताना, उसको एक रंग में रंगना, ये सांप्रदायिक इतिहास लेखन का तरीका है, उसी को फॉलो करें, जो बहुत खतरनाक है। तो सर रियल हिस्ट्री और फेक नैरेटिव, इन दोनों में कैसे फर्क पहचानेंगे हम? देखिए, पहचानना तो ये पड़ता, तो एक तो पहले आपको पूरा चित्र देखना चाहिए। शिवाजी महाराज का आप देखा है, उसी के साथ साथ पूरी चीज़ देखिए, इनकी लाइफ को पूरा देखिए। उन्होंने मस्जिद क्यों बनवाई,
अफजल खान की कब्र क्यों बनवाई, ठीक है, उनकी सेना में कौन था, ये देखेंगे तो आपका एक अलग चित्र आएगा। केवल आप देखेंगे उसने औरंगजेब से लड़ाई की और बीजापुर के आदिल शाह से लड़ाई की तो अलग आए। अब ये भी बताना चाहिए कि उसने चंद्रराव मौर्य से भी लड़ाई की। राइट राइट राइट। तो इतिहास को समझना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, रैशनल, तार्किक। तो इतिहास को समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। घटनाओं को अगर आप पूरी गहराई में लें, उसके पूरे पक्ष को देखें, तो सही इतिहास आपके सामने आ जाता है। सर हमारा अगला सेगमेंट है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि अगर महात्मा गांधी जिंदा होते और अगर आप उनसे एक सवाल पूछना चाहते तो वो क्या पूछते? मैं बापू से एक ही सवाल पूछता कि आज का जो नफरत फैलाने का सिलसिला चल रहा है, उसको रोका कैसे जाए। दूसरा सवाल है सर कि अगर गोडसे बापू को गोली मारने से पहले आपके पास एडवाइस देने आते तो आप उनको क्या एडवाइस देते? मैं गोडसे को कहता कि गोली मारने से आप उनके शरीर को तो खत्म कर सकते, उनके विचारों को खत्म नहीं कर सकता। क्या बात। और सर हम अज्यूम करते हैं कि बापू तो नहीं है लेकिन आप ही महात्मा गांधी हैं और अभी जो जिस तरह से आरएसएस ने जो नफरत फैलाया हुआ है देश भर में, अगर आपको कोई प्रोटेस्ट करना होता तो वो कौन सा प्रोटेस्ट करते? मैं सबसे बड़ा महत्व तो देता हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए जो भी लगे साधन, इनमें एकता पैदा करने के लिए कई। सर हमारा रैपिड फायर राउंड है। रैपिड फायर वन वर्ड का है सर। मैं एक वर्ड दूंगा और उस एक वर्ड में आपके दिमाग में एक वर्ड क्या आता है वो आप मुझे बैक कीजिए। पहला वर्ड है सेक्युलरिज्म। मेरा शब्द होगा एक प्रगति, हिंदुत्व। राजनीति, कॉन्स्टिट्यूशन। भविष्य का रास्ते, मीडिया टुडे। नहीं रहा, चाटुकारिता। नेशनलिज्म। नेशनलिज्म, नेशनलिज्म, इंक्लूसिव नेशनलिज्म, इंक्लूसिव। बिगेस्ट थ्रेट टू डेमोक्रेसी। हिंदू नेशनलिज्म, यूथ ऑफ इंडिया। यूथ ऑफ इंडिया, डिफिकल्ट फ्यूचर, वन वर्ड फॉर टुडेज पॉलिटिकल क्लाइमेट। फ्राइटनिंग। सर हमारा रैपिड फायर का ही सेकेंड राउंड है, दिस और दैट का। एक ही आपको चूज करना। पहला है शिवाजी महाराज या औरंगजेब। शिवाजी, महात्मा गांधी या बी आर अम्बेडकर। महात्मा गांधी, सावरकर या जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। भगत सिंह, पार्टीशन ऑफ इंडिया या इमरजेंसी इंडिया। इमरजेंसी इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन या मेजॉरिटी सेंटिमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म या कल्चरल नेशनलिज्म। सेक्युलरिज्म, डिबेट या प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट। सर हमारा आखिरी सेगमेंट है, लास्ट सेगमेंट है, जिसमें कुछ लोग आपको एंटी हिंदू भी बताते हैं और एंटी हिंदू के साथ साथ सोडो सेक्युलर भी बताते हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही पैगाम दूंगा कि भाई आप मेरे काम को गहराई से देखिए, अपने पहने हुए चश्मे के आधार पे ना देखिए। बस इतने ही बोलूंगा। मैंने कमेंट में देखा था सर, किसी ने कमेंट किया था कि मोहम्मद राम को नहीं आनी। मोहम्मद राम को नहीं आनी। इतनी पोलराइजेशन के बावजूद क्या चीज़ है जो आपको इंडिया के फ्यूचर के लिए होपफुल बनाती है? होपफुल यही बनाती है कि भाई देखिए, यहाँ अभी भी जो लोग हिंदुत्व की राजनीति को विरोध करते हैं उनकी संख्या काफ़ी बड़ी है और वो चुप है। राइट। और सर
नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान और मजबूत हो और ज़्यादा सेक्युलर? पहली बात है तार्किक सोच, रैशनल थिंकिंग होना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसको समझ के उसके रास्ते पे चलना चाहिए। राइट सर, कोई आखिरी पैगाम जो आप देना चाहें जो लोग देख पैगाम रहे तो नहीं, हैं मैं सुन रहे हैं? रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो 3 प्रवाह थे, महात्मा गांधी, अंबेडकर और भगत सिंह, इनके महत्वपूर्ण मूल्यों को लेकर संविधान के रास्ते पर आगे चलना चाहिए। क्या बात, संविधान के रास्ते पर आगे चलना चाहिए, बहुत अच्छा कहा सब। किसी शायर ने कहा था कि नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई, बकरा मुसलमान हो गया। तो आज जो सर हमने कॉन्वर्जेशन किया वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था। इंफॉर्मेटिव के साथ साथ हमें सवाल पूछते रहना चाहिए। आपने जो बातें बताई, जो बातें कही, उस पर अमल करना, उस पर गौर करना, उस पर फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सुनता हूँ तो एक शेर मुझे हमेशा याद आता है कि मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती। क्या बात। तो हमें बोलते रहना चाहिए। सवाल जो है वो अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन सवाल पूछेंगे तभी हमारे देश का जो संविधान है, जो सेकुलरिज्म है, वो बचा रहेगा। वरना फिर तो आपको पता ही है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे लोग पड़े हुए हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आप हमारे आवाज़ पर आपने लब्बैक कहा और फ़ौरन आए, हमें बहुत बेहद खुशी हुई। और सिविल कास्ट इंडिया की पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है। इसी तरह से दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर आप अपनी तरफ से भी कोई गेस्ट को सुनना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम उन गेस्ट तक भी पहुंच सके, उन्हें भी यहाँ लेकर आ सके। और जो बदलाव की बातें होती हैं, चेंज की बात होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, हम उनसे पूछें, हम उनसे करें। जिस तरह से आज एक ऑडियंस ने हमसे क्वेश्चन किया कि राम पनियानी सर से ये सवाल पूछना है, हमने पूछा। आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमें दे कमेंट बॉक्स में, हम आने वाले गेस्ट तक आपके सवाल को पहुंचाएंगे। आप यूं ही देखते रहें सिविल कास्ट इंडिया। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें। थैंक यू सो आपका भी बहुत धन्यवाद। मच।